वेलकम स्टूडेंट्स। हम लास्ट डे बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे, और ये जो टॉपिक था हमारा कंसर्निंग टॉपिक था इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो इसके हवाले से मैं 7 स्लाइड शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, तो सबसे पहले हम स्लाइड शेयर करते हैं आपके साथ। स्लाइड्स जो मैं शेयर करूँगा इस वक्त, ये कल हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, कहना चाहिए मुझे। तो लास्ट लेक्चर में जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था तो हमने यहाँ से शुरू किया था। तो हमने इसको यहाँ से शुरू किया था जहाँ से मैं अभी इसको मैंने जो सीरियल नंबर अलाउ कर दिया था वो कर दिया था 38, ताकि आपको याद रहे। तो टॉपिक्स को इस हिसाब से ज़रा नंबर अलॉट करता जा रहा हूँ ताकि आपको इसमें मुश्किल ना हो। तो हमने शुरू किया था इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल थ्योरीज को। इसके अंदर मैंने इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताया था, वो क्या है, इसके मीनिंग्स बताए थे। उसके बाद हमने बात की थी इंटरनल कंट्रोल्स की जो फिलॉसफी, उसके ऊपर फिर पर्पसेस इसके डिस्कस किए थे। और पर्पसेस के बाद हम आगे बढ़े थे। ये कुछ सवालात भी थे इसके अंदर जो मैंने आपसे पूछे थे। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल थे, इनकी क्लासिफिकेशंस के ऊपर काफ़ी तफसील से हमने बात की थी, और टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, ये सारे हमने डिस्कस करते हुए आगे बढ़े थे। हम जहाँ पे जाके हमने काम रोका था अपना, वो ये था जहाँ पे हम इंटरनल चेक्स की बात कर रहे थे। तो इंटरनल चेक्स की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने कहा था, ना सदाकत ये कह रही कि ऑपरेशनल कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऑपरेशनल लेवल वो लेवल होता है जहाँ पर वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स, यानी हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में जाके, यानी फिजिकली वर्क होता है जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर कहा जाता है वो यहाँ होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंट्रोल होंगे वो इस हवाले से होंगे कि कोई मटेरियल वेस्ट ना हो रहा हो, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी हमारी रहे, कॉस्ट हमारी, और हम मैनेज करें, और जो हमने चीज़ों को जिस हिसाब से हमने बिल्डअप किया है तो उसी हवाले से हम चीज़ों को सस्टेन या रिटेन कर सकें और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने पढ़ा था ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर। जो टैक्टिकल कंट्रोल है उनका ज़्यादातर, चूँकि टैक्टिक्स का काम होता है दोनों चीज़ों को लिंक करना, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर कंट्रोल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होते हैं कि रिपोर्ट्स एग्जैक्टली तैयार हों, कंट्रोल्स जो नीचे काम हो रहा है उसकी फीडबैक सही जाए, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे कंट्रोल होते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक डायमेंशन और डायरेक्शन के साथ होता है कि गोल सही सेट किए जाएँ, प्लान ठीक बनाए जाएँ, प्लान के अंदर कोई रिस्क लिया गया तो उसको एनालाइज किया जा सके, तो ये चीज़ होती है। अब बात यहाँ से शुरू करनी थी आज के टॉपिक की, कि हमें डिस्कस करना था इंटरनल चेक्स को। बेसिकली इंटरनल चेक्स क्या होते हैं कि हेड टॉपिक तो हमारा इंटरनल कंट्रोल ही है, सो मेन टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल, और उसका आगे एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनल चेक्स। इसका एक मकसद ये होता है कि हम किसी तरह से कोई ऐसा निज़ाम बना दें जिसके अंदर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सिस्टम खुद ही आइडेंटिफाई कर दे कि इसमें ये चीज़ में गड़बड़ हो गई है। तो इंटरनल चेक्स जो हैं, इट इज़ डिफाइंड ऑन द डे टू डे ट्रांजैक्शन वेयर वर्क ऑफ वन पर्सन proved independently are incomplementary to the work of another, the object being prevention or early detection of error and fraud। मकसद ये है कि हम एक ऐसा निज़ाम वाज़िया करें जहाँ पर
एक बंदे का काम दूसरे पर्सन के काम के साथ लिंक हो जाए। इसका फायदा ये होगा कि जब एक काम दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा तो यू सी, हम ये कहते हैं कि whereby the work of one person is proved independently or complementary to the work of another, the object is being prevention के हम इसको जब लिंक कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये होता है कि अगर इसके बीच में कहीं पे भी चेन टूटेगी तो हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आके ये मसला जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो जो लिंक अप ऑफ वर्क है वो हर एक का जो है वो अलग-अलग देखा जाता है और फ़ायदा ये है कि जहाँ पे कहीं एरर होगा वो अल्टीमेटली डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी प्रिवेंशन मुमकिन हो सकेगी या उसकी डिटेक्शन मुमकिन हो सकेगी। तो कामों को आपस में लिंक कर दिया जाए, उनको आपस में रिलेट कर दिया जाए। तो इस तरह हम इनको लिंक कर देते हैं कामों को। अब इसके अंदर जो फिलॉसफी है या जो तरीक़ाकार है वो तीन बताए गए हैं। एक प्री लिस्ट है, एक पोस्ट लिस्ट है और एक कंट्रोल टोटल्स है। प्री लिस्ट की मकसद ये है कि जब आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हो तो उससे पहले ही लिस्ट दैट इज ड्रॉन अप बिफोर एनी प्रोसेस टेक प्लेस, के कोई प्रोसेस टेक प्लेस होना है और वो बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है तो प्री लिस्ट पहले ही बना ली जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेडिकल सर्जरी है या कोई इंजीनियरिंग का ऑपरेशन है, इंजीनियरिंग वर्क है, तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले इंजीनियरिंग वर्क हो या कोई मेडिकल सर्जरी हो, प्री लिस्ट बना ली जाए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें पहले से अरेंज कर ली जाए ताकि एट दैट टाइम जब हम काम शुरू करें उस वक्त हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम प्रिवेल ना करे। दूसरी तरफ आ जाती है आपकी जो जिसको आप कहते हैं पोस्ट लिस्ट। पोस्ट लिस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है इसमें आप ड्रोन अप करते हैं, ये होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है तो बाज़ बात ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। अब आप कहेंगे सर आप प्री लिस्ट की भी फेवर कर रहे हैं और आप पोस्ट लिस्ट की भी कर रहे हैं। अब मैं कोई ऐसी मिसाल देता हूँ जो आपने कभी कहीं करीब से सुनी हो। आप यूँ समझ लीजिए कि जब आप सर्जरी कराने जाते हैं तो क्या होता है कि वो लिस्ट पहले से तैयार की जाती है, प्री लिस्ट की जाती है कि कोई चीज़ रह ना जाए। लेकिन बाद सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनका ड्यूरिंग द सर्जरी कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा एक अजीज़ा का ऑपरेशन करा रहा था, उनका घुटना जो है जिसको नी कहते हैं वो आर्टिफिशियल लग रहा था। तो उन्होंने 3 साइज़ के वो मंगवाए, नंबर 1, 1.1 और 1.2, एक ही साइज़ के 3, थोड़े-थोड़े फ़र्क के साथ। तो मैंने पूछा 3 क्यों? उन्होंने कहा तो मैं फजल-दीन एंड सन्स पे गया था और वहाँ पे कुछ एडवांस रकम जमा करवा के 3 लेके आया था जबकि लगना एक था। तो उसमें से कोई एक फिट हो जाएगा और बाकी के 2 वापस करके अपनी रकम ले आऊँगा। तो उसका मकसद ये था कि ड्यूरिंग प्रोसेस अगर कोई लिस्ट में चेंज करना पड़े तो उस वक्त आसानी से हो जाए, भागना ना पड़े। हाँ, अगर उनका अंदर ही मेडिकल स्टोर होता तो कभी भी मुझे नहीं ये कहते। तो ये होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन भी कुछ मामलात हो जाते हैं। तो इसकी एक मिसाल और दे सकता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपकी शादी हो रही है, जैसे कि यहाँ पे किसी बच्चे की मिसाल ले लेता हूँ, अक्सर बच्चों के नाम मेरे सामने आ भी जाते हैं बाज़ बात। तो यू सी के 18 पार्टिसिपेंट हैं तो मैं दानियाल अली की शादी करा देता हूँ। दानियाल भी बच्चा हमारे साथ ही है, तो दानियाल की शादी हो रही है। तो दानियाल की शादी हो रही है तो उसकी अम्मी कहती हैं कि देखो बेटा सारे रिश्तेदारों को आपने बुलाना है। ठीक है जी। अच्छा, सारे रिश्तेदारों को बुलाना है तो अब ऐसा है कि सारे रिश्तेदारों के नाम लिख लो जिन जिनको आपने शादी का कार्ड भेजना। तो ये प्री लिस्ट है कि पहले लिस्ट बना ली है ताकि कोई मिस ना हो। अब जिसको कार्ड चला जाएगा उसको हम टिक करते जाएंगे, तो ये प्री लिस्ट हो गई। लेकिन इसी दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये शादी की वजह से इतना खुश था कि इसने अम्मी से पूछा ही नहीं, कार्ड भेजने शुरू कर दिए। तो इसने 4-6 रिश्तेदारों को तो पहले कार्ड भेज दिया। अब अम्मी क्या कहेंगी? अब अम्मी कहेंगी बेटा तुम ऐसा करो, जितनों को भेज दिया उनकी लिस्ट बना दो, बाकी को मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ काम हो गया, कुछ काम रह गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पोस्ट लिस्ट बनाएंगे कि जो निकल गए हैं कार्ड 4 वो निकाल के बाकी के जो 6 रिश्तेदार रह गए उनके कार्ड और डाल दो ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए। और ऐसा अक्सर होता है
कि जब हम कोर्स शुरू हो जाता है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो पता लगता है 4 किताबें या 6 तो मार्केट में थी, लेकिन फलां अकाउंट्स की किताब जो थी ना वो उस वक्त मार्केट में नहीं थी। तो बाज़ औक़ात होता है 2 या 3 किताबें नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वहाँ जाके हम कहते हैं अच्छा जी ठीक है, ये 4 किताबें ये वाली इसमें जो मिसिंग है वो ऐड करके मेरा कोर्स पूरा कर दें, ताकि आपको उस वक्त फिर कोर्स पूरा कर दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट लिस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट लिस्ट। तो अब इसमें प्री लिस्ट हो गई, पोस्ट लिस्ट हो गई। दूसरे आ जाते हैं कंट्रोल टोटल्स। कंट्रोल टोटल्स एक ऐसी चीज होती है कि यूज एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पर्पस बाय कंपेयरिंग विद वन अनदर टोटल और टू द सेम, कि एक टोटल जो है दूसरे टोटल के साथ टैली होना चाहिए। जैसे कि जो रिसीविंग मुझे हुई है कस्टमर से मेरे अकाउंट में आएगी, यानी मैंने अकाउंट्स मेंटेन किया तो जो रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर हुई है वो, और दूसरी तरफ जो मेरे बैंक अकाउंट में कस्टमर्स ने पैसे जमा कराए हैं ये दोनों आपस में टैली होने चाहिए। जितने पैसे बैंक में जमा हुए उतने मेरे अकाउंट में भी शो होने चाहिए। अगर अकाउंट में कम शो हो रहे हैं, बैंक में ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर कोई ऐसा कस्टमर रह गया है जो इसने अकाउंट बैंक में पैसे जमा करा दिए लेकिन मेरे पास उसका रिकॉर्ड नहीं आया। या अगर बैंक में कम है अकाउंट्स में ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कि मेरे अकाउंट में जो दर्ज हुए हैं ना वो कोई एक्स्ट्रा हो गए हैं। वो कस्टमर ने लिस्टिंग इधर तो हो गई है लेकिन उधर उसने फिजिकली भी पैसे जमा नहीं कराए, हो सकता है इन द वे हो, और हो सकता है कि उसका इरादा बदल गया हो। तो ये होते हैं कंट्रोल टोटल्स। तो हमने कहा एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम पहले लिस्ट बना लेते हैं, हम कहते हैं प्री लिस्ट, और एक ऐसा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई मसला आ जाता है उस वक्त हम उसके अंदर रद्दो बदल करते हैं। जैसे दानियाल साहब ने 4 रिश्तेदारों को कार्ड भेजे, बाकी याद ही नहीं थे, फिर वो लिस्ट घर वाले बनाते हैं, वो बना के फिर देखते हैं कि इनमें से किन को चला गया, जो रह गए उनको भेजा जाती है, पोस्ट लिस्ट कहलाएगी। अच्छा, और कंट्रोल टोटल ये कहलाएगा कि एक तरफ आपका बैंक अकाउंट है, दूसरी तरफ आपका जो है कंपनी और आपका बैंक अकाउंट दोनों टैली होने को हम कहते हैं कंट्रोल टोटल। वैसे कंट्रोल टोटल की एक मिसाल ये भी होती है जो हम बाज़ न्यूमेरिकल में इस तरह हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं और इस तरफ जो है वो इस तरफ हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं, इस तरफ वर्टिकल करते हैं, तो यहाँ लाके दोनों टोटल एक जैसे होने चाहिए। तो ये भी कंट्रोल टोटल की एक एग्जांपल है कि इस तरफ के टोटल और उस तरफ टोटल अगर मैच कर जाएं तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। तो ये भी उसी की एक एग्जांपल हो सकती है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल चेक। इसमें से इंटरनल चेक कौन से वाला नहीं है। तो देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज फॉर ऑथराइजिंग, कस्टडी, रिकॉर्डिंग, अथॉरिटी। तो आपको याद होगा कल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पे बात हुई थी। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में मैंने कहा था अथॉरिटी किसी और को दे दें, कस्टडी किसी और को दे दें चीज की, और रिकॉर्ड किसी और को थमा लें। तो फिर जो है कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसमें जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें तो काम अल्टीमेटली ये अप्रूव करेगा तो ये कस्टडी लेगा, जब ये दोनों हो जाएंगे फिर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो इसमें तो तीनों का काम एक दूसरे डिपेंडेंट है और अगर एक ने गलती की तो दूसरा पकड़ लेगा, लिहाजा ये तो इंटरनल चेक में आएगा। प्री लिस्ट पोस्ट लिस्ट हमने अभी देख लिया, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन की मिसाल भी मैंने आपको अभी दी है कि बैंक और हमारी बुक टैली होना चाहिए, तो ये भी इंटरनल चेक में आ जाएगा। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या चूज किया हुआ था, जरा मैं चेक भी कर लूँ ना। तो बिल्कुल सही है, ज़ियान ने भी डी लिया था, आमना सदाकत ने भी डी लिया था, और फरवा अकरम ने भी डी लिया था। तो इस लिहाज से ये बड़े समझदार बच्चे, इन्होंने डी ऑप्शन पिक पहले ही कर लिया था मेरे बताने से भी पहले। अच्छा, तो ये बच्चे इंटेलिजेंट है। इसका ये मतलब नहीं बाकी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, बाकी भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी इतने यानी आप कह लीजिए जरा थोड़े थके थके में लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनको सुबह सुबह चाय नहीं मिली, या शायद सुबह से इन्होंने नाश्ता नहीं किया, या शायद खाना ज्यादा खा लिया, ये भी हो सकता है, ज्यादा खाने से भी ज़हन नहीं चलता। अच्छा बच्चों, अब ये मैं जरा प्लीज ये जो रेफरेंस है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं फॉर टाइमिंग, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो हम ये the fact that managers are not aware of a problem a company is facing, such as not knowing that the major incident of fraud has recently taken place, would weaken which of the following component of internal control। अगर एक कंपनी में फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड पकड़ा भी नहीं गया, और फिर वो इंसिडेंट कर भी कर गया है, तो ये किस तरह की सिचुएशन है, कौन सा कंट्रोल ऐसा है जो बिल्कुल इनका नहीं चला, जिसकी वजह से सारे के सारे मामले जो है वो
हुए हैं। तो हम इसके अंदर जो मिसाल देंगे वो ये देंगे, कौन सी देंगे, चाहे आप लोग बताने चले, मैं आपकी राय ले लेता हूँ। तो आपकी राय यहाँ से लेते हैं कि क्या राय देते हैं आप, तो मैं यहाँ से देखता हूँ इसमें से दानियाल हाँ नहीं करो, जवाब दो, शाबाश, सवाल का जवाब दो। अच्छा मैंने भी नीचे स्ट्रीम चलाई नहीं और ऐसे ही देखता जा रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो बात है वो ये है कि देखिए, अगर फ्रॉड कंडक्ट हो जाए, कोई गलत हो जाए और हमसे पकड़ी ना जाए, तो सबसे पहले जो चीज़ गलत होगी वो क्या होगी? देखिए, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल तो मुझे तब देखनी चाहिए जब एक्टिविटी हो गई है। एक्टिविटीज भी जो है वो भी अब बात की बात है। असल बात ये है कि हमारा माहौल ही हमारे बस में नहीं था, इन्वायरमेंट ही कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए गड़बड़ भी हुई और हम कुछ कर भी ना सके। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें जो ऑप्शन लेनी चाहिए थी ना, वो ऑप्शन हमें जो है बी वाली लेनी चाहिए थी, व्हिच यू कैन से द ऑप्शन ऑफ ए ऑप्शन लेनी चाहिए, जो मंसूर अंसारी ने सही पिक करके दिया कि ए ऑप्शन पिक करनी चाहिए। इससे भी पहले तो ये बता भी इंटेलिजेंट है, अनटेलिजेंट है। अच्छा बच्चों, तो अब यहाँ बात सिस्टम, बात ये है कि ये हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि हमें थ्योरीज ऑफ कंट्रोल भी पढ़नी है। थ्योरीज ऑफ कंट्रोल जिसमें से कुछ हमने पढ़ ली है जो कि हमारे हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल, और कुछ ये भी हैं जैसे इसके अंदर पहली बात ये है कि देखिए 6 A's का मतलब ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, यानी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये एक्सेप्टेबल कंट्रोल है हमारे लिए। जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी से कहें जी आपको इस चीज़ पे सिग्नेचर करने होंगे, वेरीफाई करना होगा, वो मानता ही नहीं, वो कहता है जी मैं क्यों करूँ ये, मुझे हम आप मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स को हम कंट्रोल्स नहीं कह सकते। कंट्रोल्स तो वो हैं जो कि जिनको लोग जो है वो क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है ना। तो जिसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते वो तो कंट्रोल किसी काम का नहीं है, क्या ख्याल है। इसी तरह दूसरी चीज इसके अंदर ये आनी चाहिए कि जो आपके अप्रोप्रिएट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर पीपल टू यूजिंग, यानी कि वो काम भी है ना, ऐसे कंट्रोल ना हो जो जिनको आप चेक ही नहीं कर सकते। मीन्स अ मैन कैन चेक आइदर 2 locks 3 locks 4 locks, लेकिन आप किसी से कहेंगे 10 ताले चेक करने और 4 तुम्हें 10 तरह के जो है पासवर्ड याद रखने, तो ये इंसान की जो है ना बस में होगा। इसी तरह एक्सेसिबल होनी चाहिए, सिंपल एज पॉसिबल एंड ओनली क्या है, टेक्निकल एज नेसेसरी। जितने टेक्निकल हैं उतने ही टेक्निकल हो, और जितने आसान होने चाहिए उतने आसान भी हो। इस पर कंट्रोल ना हो जिनको लगा के आप खुद ही भूल जाएं कि क्या है। जैसे आजकल हमारे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ईमेल या जीमेल अकाउंट्स बनाते हैं और उसके पासवर्ड लगाते हैं, और माशाल्लाह पासवर्ड खुद ही भूला होता है, और उसके बाद वो डिवाइस बेकार की होती है जिस पासवर्ड रजिस्टर्ड की होती है। इस तरह के आपके लिए अपने लिए एक्सेसिबल ना हो, और आप पर हैं और जो काम आ सकते हैं आपके, और आपके बस में भी है। इसी तरह एक्शन ओरिएंटेड है, ऐसे हो जिनको आप जो है वाकई एक्ट कर सकें और टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो इस तरह के कंट्रोल होने चाहिए जो एक्शन ओरिएंटेड हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन भी कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो इतने हार्ड होंगे आप उनको चेंज ना कर सकें, तो फिर भी मसला हल नहीं होगा। और फिर ये होने चाहिए जो एडॉप्टेबल है। एडॉप्टेबल तभी होंगे जब फ्लेक्सिबल होंगे, थोड़े सूटेबल होंगे, और अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन होंगे, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशंस होंगे, तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे। ठीक है कि अफोर्डेबल भी होने चाहिए, यानी ये कंट्रोल हमारी कॉस्ट के या हमारी जेब के मुताबिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। तो ये ज़रा ये मुमकिन हो सकता है कि आप इस तरह कंट्रोल लगा लें। जैसे हमारे इस एरिया में अक्सर लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग कर लेते हैं घर के बाहर। तो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग जो है वो हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ एनुअल फिक्स कॉस्ट भी है, फिर कुछ एनुअल कॉस्ट भी है, और फिर उसके पीछे बैटरीज भी लगानी पड़ती हैं। तो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो ऐसा भी कंट्रोल नहीं लगाना चाहिए जो कल को आपके लिए उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल ना हो। या जैसे अक्सर लोग घर के जो है कंट्रोल्स लगा के लिए चेक डॉग पाल लेते हो, डॉग इतना महंगा होता है, उसकी कॉस्ट नहीं ज़्यादा होती, जो अफोर्डेबल नहीं है। तो कंपनी ये मामला है कि इतने एक्सपेंसिव कंट्रोल ना हो, कॉस्ट कंपनी बेयर
ना कर सके। चीज़ बचानी है 2 रुपए की और सिक्योरिटी सिस्टम 2 लाख रुपए का, तो कॉस्ट अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी होनी, किस एसेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एसेट कितने का है, ये भी बात। अब इसके अंदर मिसाल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है। पहली डिफिकल्टी तो ये है कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कि फ्यूचर हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये भी है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज इजी टू सेट ए स्टैंडर्ड टू अचीव, कि ये आसान नहीं होता कि हर वक्त एक स्टैंडर्ड जो रखा जाए उसको हम अचीव भी कर सकें। जो बाज़ औक़ात हम स्टैंडर्ड अबव रख देते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बायॉन्ड होता है, हम उस लेवल तक नहीं जा पाते। और फिर इट इज़ नॉट इजी टू परस्यू द पीपल ऑफ नीड फॉर एक्शन, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परस्यू द पीपल, उन लोगों को परस्यू करना मुश्किल है, उनकी ज़रूरत पड़ती है एक्शन लेने के लिए। और कंट्रोल सिस्टम ऑफन ब्रिंग 2 और मोर एरियाज ऑफ एक्टिविटी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एवरीवन विद इंफॉर्मेशन दे नीड, क्योंकि आमतौर पे जो भी कंट्रोल हम लगाते हैं वो 2-3 एरिया पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनको लगाना ज़रा मुश्किल भी होता है, उनको रीचेक करना भी मुश्किल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से बेस करते हैं, और बाज़ जो है वो आईटी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इश्यूज होते हैं, तो ये सारे एकदम से हम इकट्ठे नहीं कर सकते। और फिर ये भी है कि द एक्यूरेट टाइम इन इंटरनल इंफॉर्मेशन मैनी कंट्रोल रिलाई ऑन डिफिकल्ट एनफ टू ऑब्टेन, मुश्किल हो जाता है उनके मतलब मालूमात लेना और उन चीज़ों को एक्सेस करना। और फिर उसके लिए असल मसला ये नहीं मालूमात का भी, एक मसला ये भी उसके लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो कहाँ से ली जाए, तो ये भी एक मसला है। फिर उसके साथ साथ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज इवन हार्डर टू ऑब्टेन फॉर बेंचमार्क के, दूसरी कंपनी से अगर हम मालूमात मांगें तो इतनी आसानी से ये मालूमात हमें नहीं मिलती। हाँ, अगर हम किसी से आउटसोर्स सिक्योरिटी एजेंसीज या आउटसोर्स कंसल्टेंट कर लें तो वो तो मालूमात देंगे, लेकिन खुद से आख्स करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ नॉट कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन। बाज़ का ये भी होता है कि बाज़ ऑपरेशनल कंट्रोल ऑपरेशंस कंट्रोलेबल होते हैं और बाज़ कंट्रोलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे हम जब जूस पैक करते हैं तो हम चेक लगाते हैं कि जी इसके अंदर एक जूस 250 मिलीलीटर का है, तो जनाब इसके अंदर जो स्टैंडर्ड एविएशन होना चाहिए वो 245 से लेकर 255 तक हो सकता है। बाज़ का प्लांट इस कंडीशन में चला जाता है कि इसके फ्लक्चुएशन 2 यूनिट इधर ज़्यादा हो रहे हैं, 2 इधर हो रहे हैं, वो आपके लिए ऑपरेशनली कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है। और आपने ऊपर से बेंचमार्क जो रख दिया वो इतना मुश्किल रख दिया और जो स्टैंडर्ड रख दिया वो अबव द बायॉन्ड द लिमिटेशंस है, तो ऐसी सूरत में भी ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। मैं तो अगर सम अप करूँ तो बाज़ का स्टैंडर्ड ज़्यादा रख लेते हैं, बाज़ का ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं जिन तक एक्सेस करना मुश्किल है, बाज़ का उनकी सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए, चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और मुश्किल होती है, और बाज़ का हम ऐसे बेंचमार्क रख देते हैं जो अपने लिए कंट्रोलेबल नहीं होते और हमारा प्रोसेस लिमिट्स में नहीं आता, पैदा हो जाता है। यहाँ पे आके हम कल वाला जो सेक्शन है उसे हम अब वाइंड अप कर देते हैं। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हमने जो है 3 चीज़ों को फोकस किया है। एक हमने जो फोकस किया है वो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल होते क्या हैं, दूसरा उनकी थ्योरीज पे फोकस किया है, और तीसरा जो है उनके डिफरेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम जो है इन कंट्रोल्स को आगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जब देखते हैं, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में देखने के लिए भी मैं आपके साथ एक और डिस्कशन पे चलता हूँ। और इस डिस्कशन के अंदर जो है, पिछली डिस्कशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट थेरेटिकल थे, मुझे समझाने में ज़रा ट्रबल भी हो रही थी, लेकिन इस डिस्कशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड इश्यूज के साथ रिलेट किए गए। अब यहाँ पे ये जो मैं आपके साथ स्लाइड शो का शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आप सबको नज़र आ रही है। तो आप में से कुछ बच्चे अगर जो है मुझे कमेंट्स कर देंगे ये क्या नज़र आ रही है इस मेरी स्लाइड जो नई वाली है। जी, तो मैं यार देखूँ, मेरी स्लाइड नज़र आ रही है आपको? अच्छा, तो मैं चलिए स्लाइड्स को मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आ गई, अब सही है क्यों जी। तो अब तो स्लाइड नज़र आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, अब जो स्लाइड नज़र आ रही है थोड़ी सी जो है आपको
पहले वाली चीज़ें और थ्योरेटिकल थी वो इतनी ना हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, एक तो काम हमें ये करना चाहिए, इसको एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमें पहला काम ये करना चाहिए कि इसको कॉन्सेप्ट ये 39 कर दिया। अब मैं स्लाइड आपके साथ, आई होप स्लाइड तो शेयर ही है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये हो गया। तो 39 टॉपिक है हमारा। अब ये 39 टॉपिक है, मैं इसको इस तरह लेके चलता हूँ कि सबसे पहले तो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि हमारे कोर्स में किस तरह से, किस एंगल से ये पूछा गया है, और दूसरी चीज़ जो थी इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जो इशू था हमारा रिलेटेड विद यू कैन से इंटरनल कंट्रोल्स। हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो प्रोसेस है जो एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा और अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है हमारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करेगा। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी और मीनिंग भी इसके एक्सप्रेस कर दिए थे, और उसके साथ साथ हमने बाकी चीज़ों को भी डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल का मकसद ये है कि एक तो हमारी रिपोर्टिंग टाइम पे हो, दूसरा तीसरी बात हमने कही थी कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन भी रहे। तो ये बात सारी हमने कर ली, और ये भी इंटरनल चेक क्यों होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि बेसिकली बहुत सारे इंटरनल चेक जो है इसलिए लगाए जाते हैं इंटरनल कंट्रोल्स, ताकि हम फ्रॉड से बच सकें। अब सवाल ये है कि फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। हालांकि कि मैं चाहता नहीं था कि ये आम मासूम बच्चों को मैं फ्रॉड की बातें करूं, लेकिन बहरहाल मसला ये कि कंटेंट ऐसा है कि जब तक बताया ना जाए आपको, यानी कि फ्रॉड के बारे में कुछ कन्वे ना किया जाए, तब तक मसला हल नहीं होगा। तो बहरहाल समझिए कि आप इस वक्त जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो रिसर्चर्स ने नहीं बनाए, बल्कि दुनिया के मशहूर फ्रॉडियों ने ये कॉन्सेप्ट बनाए हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि पहले हम इन फ्रॉडियों की फ्रॉड समझ सकें और फिर हम देखें कि हमें कंट्रोल्स कैसे लगाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है वो ये है कि फ्रॉड क्या है। नहीं, अगर गलती से मैंने किसी के पैसे रख लिए तो गलती से होगा ना, लेकिन फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जिसके अंदर हमने जानबूझ के ऐसा किया है कि वसाइल को अपनी जेब में डाला है। तो इंटेंशनल एक्ट है जिसके अंदर हमने धोखा दिया है, डिसेप्शन टू ऑब्टेन बेनिफिट। तो पहली बात ये है कि ये अनकॉन्शियस नहीं है, ये कॉन्शियस है। जानते बूझते हुए आपने डिसेप्शन क्रिएट करके बेनिफिट लिया है, यानी धोखा देके बेनिफिट लिया है। एंड फ्रॉड इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, और आपने ये क्रिमिनल ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल है, और पनिशेबल दो तरह से, इसमें फाइन भी हो सकता है और इसमें आपको बिहाइंड दी बार भी भेजा जा सकता है। हम ये कहते हैं कि फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो कि एक इंसान धोखाधड़ी के लिए करता है, और इसके अंदर ये है कि क्रिमिनल ऑफेंस भी है, इसमें जुर्माना भी होता है, और इसमें जो है वो कैद में भी डाल देते हैं, और बाज़ का दोनों में ही हो जाता है, दोनों में ही करते हैं, जुर्माना भी करते हैं और कैद भी डालते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अनइंटेंशनली हो जाए और वो गलत हो तो हम उसको एरर कहते हैं। एरर फ्रॉड नहीं होता, लेकिन यह है कि हमें साबित करना पड़ेगा कि ये एरर हो गया है। और इर्रेगुलरिटी भी फ्रॉड नहीं होती, इर्रेगुलरिटी भी डिफरेंट चीज़ होती है। अब फर्ज कीजिए कि आपने मुझे कहा, मैं आपकी कंपनी का अकाउंटेंट भी और कैशियर भी हूँ, आपने कहा जी कि आपने इस बुक में लिखना है और लिख के मेरी इस तिजोरी में आपने पैसे रखने। अब मैं इंटेंशनली इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन नहीं लिखता और वो पैसे मैं तिजोरी में नहीं डालता, बल्कि ये मेरी पॉकेट है, मैं इसमें डाल देता हूँ ये। अब ये जो काम है, जाहिर बात है आपने लिखा भी नहीं और जेब में भी डाल दिया, तो इसका मतलब है ये तो आपने डिसेप्शन क्रिएट किया है और इसका बेनिफिट भी गया है आपकी जेब में, लिहाजा ये फ्रॉड है। दूसरी तरफ मसला जो है वो ये है कि पैसे तिजोरी में चले गए लेकिन जेब में नहीं डाले, तिजोरी में डाल दिए, यानी आपके कैश बॉक्स में डाल दिए, लेकिन यहाँ लिखना भूल गए आप। तो जब आप कैश बॉक्स में डाल दें
اور यहाँ लिखना भूल दें, तो ऐसी सूरत में हम इसको फ्रॉड नहीं कह सकते, ये तो गलती हो गई आपसे, और गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी इंसान कर सकता है। तो एरर या गलती एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी कर सकता है, एक बात। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने ये तय किया कि जो पैटी कैश है इसके अंदर एक खास लेवल से ज्यादा बड़ा वोचर नहीं बनेगा। आपने तय किया कि जी $100 से बड़ा वोचर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन किसी दिन डायरेक्टर आए, मुझे सबके लिए जूस मंगवाना पड़ा, तो वोचर 250 का मैंने डाल दिए, 240 का डाल दिया। तो लिमिट कितनी थी? 100 तक की, यानी $1 से लेके 100 तक का वोचर पैटी कैश में जा सकता था, लेकिन मैंने 240 का डाल दिया। तो ये मैंने रेगुलर नहीं किया काम, ये मेरी इरेगुलरिटी है। तो ये भी फ्रॉड नहीं है, ऑल्दो ये रूल्स का वायलेशन जरूर है, लेकिन मैं इसको फ्रॉड नहीं कह सकता। अब एक तरफ देखिए, हमने ये कहा कि फ्रॉड एक डिसेप्शन है जिसके अंदर आपने धोखाधड़ी करके पैसे अपनी जेब में डाले, लेकिन याद रहे कि आपने पैसे उसके ही तिजोरी में रखे, लेकिन हुआ ये कि आपने अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया, तो ये तो एरर है और ये अनइंटेंशनल है। ये जुर्म नहीं है, ये गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन एक ये है कि एक प्रोसीजर बना था कि $100 से ऊपर का वोचर नहीं डालना पैटी कैश में, लेकिन आपने 240 का डाल दिया, तो आपने लिमिट को क्रॉस किया है। ये भी फ्रॉड नहीं है, रूल्स का वायलेशन जरूर, डिसिप्लिन का वायलेशन जरूर। फ्रॉड बकायदा साबित होनी चाहिए कि आपने इसे इरादतन किया है। दूसरा इसके अंदर जरूरी बात यह है कि इसका बेनिफिट आपको क्या हो, इसका बेनिफिट आपको क्या हो, और ये बात वाज़ह हो कि ये आपने किसी को बताया नहीं, ये बकायदा तौर पे आपने डिसेप्शन क्रिएट किया है, तो हम इसको फ्रॉड कह सकते हैं। अब जहां तक फ्रॉड का ताल्लुक है, फ्रॉड दो तरह के होते हैं। फ्रॉड दो तरह के होते हैं। एक ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसमें आप कारोबारी दुनिया से या अपने कारोबार से एसेट या फंड्स रिमूव करते हैं, यानी बाकायदा तौर पे पैसा या वसाइल चोरी करते हैं, तो इसको हम फ्रॉड कहेंगे। लेकिन दूसरा फ्रॉड जो इससे भी बड़ा फ्रॉड है वो ये कि जानबूझ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फाइनेंशियल स्टेट गलत शो करते हैं, कारोबार के हालात हो रहे हैं और आप कुछ और शो कर रहे हैं, तो ये भी फ्रॉड है। तो दो तरह के फ्रॉड हैं। एक फ्रॉड ये है कि आपने एसेट्स को चोरी किया, रिमूव किया फंड्स को और एसेट्स को, और दूसरा आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये दोनों ही फ्रॉड है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के फ्रॉड है। सबसे पहले मैं जिनको देखता हूँ वो है टाइप्स ऑफ रिमूवल ऑफ फंड्स एंड एसेट्स। देखिए इसके अंदर एक तो बड़ा सिंपल सा फ्रॉड है जिसको आप कहते हैं थेफ्ट ऑफ कैश। थेफ्ट ऑफ कैश क्या है? थेफ्ट ऑफ कैश ये है कि आपने जो है जो कैश बॉक्स है कंपनी का, उसको किसी तरह से खोला और उसमें से आपने पैसा निकाला, और वो पैसा लेके आप रफू चक्कर हो गए और पैसा आपने अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया, तो आप इसको कहेंगे ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे थेफ्ट ऑफ कैश है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं कि ये फ्रॉड होगा कि नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक फ्रॉड है। अच्छा, अब इसी तरह से एक फ्रॉड और है जिसको हम कहते हैं थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री में ये होता है कि आप अपनी कंपनी के कुछ एसेट्स को चोरी कर लेते हैं। अब इसके अंदर कंपनीज बाज मामलात में वाकई बड़ी तंग हैं कि ये चीज़ें जो है ना वो ग्रिप नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती। मिसाल के तौर पे बाज चीज़ें इतनी छोटी हैं कि अब उनका इंसान क्या जिक्र करे। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि बाज लोग वो स्टेशनरी छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्टेपलर की पिने हैं, थम पिन्स हैं, दिस इज बीइंग स्मॉल थिंग्स लाइक, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अक्सर लोग जो हैं वो वहाँ से जो है वो ले जाते हैं। तो ये एक मसला है जो कि थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री है। अब इसके अंदर एक बड़ा मशहूर वाक़या है इज रिलेटेड विद द हॉस्पिटल के। एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉय था और वो रोज़ाना उसकी आदत थी कि वो अपने घर वालों के लिए फ्रूट खरीदने निकल जाता था। तो लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, कहते थे अच्छा यार ये बड़ा अच्छा आदमी है कि अपनी फैमिली के लिए जो है वो फ्रूट वगैरह खरीदता है और अपनी फैमिली के लिए जो है वो आप कह सकते हो कि
فروٹ لینے جاتا ہے، لیکن عام طور پہ فروٹ میں وہ کیا لے کے جاتا تھا، ایک واٹر میلن اور میلن، یا وہ ہوتا ہے نا گرما اس ٹائپ کی، تو آفٹر نون میں لے آتا تھا اور ایوننگ میں گھر لے جاتا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کو شک ہو گیا تو اس نے شاید رپورٹ کر دی، تو گیٹ کیپر نے اس کو چیک کیا تو اس کے جو واٹر میلن تھا اس کے اندر اس نے کوئی کیمیکل چھپایا ہوا تھا، وہ بہت ہی قیمتی کیمیکل تھا جو اس نے اس کے اندر کٹ لگا کے اندر رکھ لیا۔ تو اس طرح پھر اس کا مطلب ہے روزانہ کی بنیاد پہ تو نہ صحیح، لیکن ہفتے میں کوئی 1-2 دفعہ 3 دفعہ ایسا کرتا ہوگا کہ میلن میں یا واٹر میلن میں وہ کیمیکل ڈالا اور لے گیا، تو اس کو کہتے ہیں تھیفٹ آف انوینٹری ہے۔ لیکن تھیفٹ آف کیش تو ایک سمپل سی بات ہے کہ تجوری کھولی، کیش باکس کھولا، اس میں سے کیش نکالا۔ جیسے میں ایک دن مووی دیکھ رہا تھا تو اس مووی میں کیا ہوا کہ ایک صاحب تھے تو ان کا بیٹا بڑا نالائق تھا، تو وہ انہیں کہتا ہے کہ جی میں نے کاروبار کرنا، مجھے پیسے دو۔ اس نے کہا تم نالائق آدمی ہو، کاروبار کیا کرو؟ اس نے کہا کہ نہیں مجھے کرنا ہے، تو پھر وہ کہتا پھر خود ارینج کر لو۔ کہتا تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے چوری کرو۔ تو وہ اس وقت تو چلا جاتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں بعد وہ مٹھائی لے کے اپنے باپ کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں نے ویڈیو کون بازار کھول لیا ہے۔ تو کہتا ہے ویڈیو کون بازار تم نے کیسے کھول لیا، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہتا ہے جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ چوری کرو، تو میں نے چوری کر لی۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا چوری کہاں کی، یہ کیسے تم پکڑے کیوں نہیں گئے؟ کہتا ہے جس کے گھر چوری کی وہ تو میرے سامنے بیٹھا ہو۔ تو وہ اپنے فادر کی ہی وہ جو تجوری ہوتی ہے اسی کو توڑ کے وہاں سے پیسے نکال لیتا ہے، اور پھر وہ جو ہے کیا کرتا ہے کہ انہی پیسوں سے کاروبار کر لیتا ہے۔ تو ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جو ہے کیش باکس کھولا اور کیش جو ہے وہ لے کے نکل گئے۔ تو اس طرح کے بھی واقعات جو ہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی بھی طریقہ کار ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے، اور اگر آپ میرے سے بات کرتے ہو کہ فراڈ کی جو قسمیں ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں، تو ایک طریقہ کار ہے پے رول فراڈ کا۔ پے رول فراڈ اتنا بڑا فراڈ بن گیا ہوا ہے کہ اس کو آگے اے بی اور سی 3 برانچز میں بٹ گئے ہیں، یعنی اتنا بڑا فراڈ ہے اور اس کے اتنے طریقے ہو چکے ہیں کہ اس کے اب بڑے ہی میتھڈ بن گئے۔ اس میں سب سے آسان فراڈ جو ہے وہ ٹائم شیٹ کو جو ہے وہ فالسیفائی کر دینا۔ ٹائم شیٹ کو فالسیفائی آپ اس طرح کر سکتے ہیں، پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے فرض کیجئے کہ میں آپ کو جو ہے لیکچر دیتا ہوں، تو میرا لیکچر شروع ہو رہا ہے فرض کیجئے 2:30 پہ اور چلے گا جا کے 4:30 تک۔ تو فرض کر لیجئے کہ مجھے 1 آور کا 1500 مل رہا ہے، تو میں اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ تقریباً کوئی 3000 بن جائے گا۔ اب اس میں سے کوئی 20% گورنمنٹ لے جائے گی سروسز کا، تو پھر بھی یہ تقریباً مجھے کوئی 2500 کے قریب بچ جائے گا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کما لیا، لیکن ٹائم شیٹ فالسیفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ایڈمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں کہ نہیں یار مبشر صاحب نے تو پڑھانا شروع کر دیا تھا صبح 8 بجے اور وہ تو پڑھاتے رہے شام 8 بجے تک، تو اب یہ جو لیکچر 2 گھنٹے کا تھا یہ بن جائے گا 8 سے 8 کتنے کا بن جائے گا؟ شابش، یہ تقریباً بلکہ 8 سے زیادہ ہی کر دیا یار، جذباتی ہو گئے ہم، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صبح 8 AM سے 7 PM تک تو 12 گھنٹے ہو گئے، تو 12 کو 15 سے ضرب دے دیا، تو 12 کو 15 تو یہ بن جائے گا تقریباً کوئی 18,000 روپے دیتے ہیں، اور باقی کا جو 14,000 روپے یہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ٹائم شیٹ کا کہ آپ نے ورکنگ آورز ہی بڑھا دیے میرے، اب جتنے ورکنگ آورز بڑھیں گے اتنے پیسے میرے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے ٹائم شیٹ کا۔ اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں 2 باتیں آئیں گی۔ ایک باتیں تو آئیں گی کہ شاید ایسا کچھ ہوتا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک مثال میں آپ کو دے رہا تھا، لیکن وہ نا مثال میں مجھے ہی رگڑ دیں۔ اچھا، تو شیخ عثمان کہہ رہا ہے گڈ آئیڈیا سر۔ تو ایک تو اس میں یہ طریقہ کار ہے اس فراڈ کا۔ اچھا، تو یہ اس کے اندر پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اے پارٹ ہے وہ سمجھ آ گیا آپ کو، کیا ہے کہ امپلائیز ایکسٹرنل ٹو دا ڈپارٹمنٹ کین فالسیفائی دیئر ٹائم شیٹ فار ایگزامپل بائی کلیمنگ اوور ٹائم فار دا آورس، تو وہ اوور ٹائم کلیم کر کے پیسہ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ دوسرا یہ کہ ممبرز آف پے رول ڈپارٹمنٹ may have opportunity to deliberately miscalculate
सेलेक्टेड पे स्लिप, कि सिलेक्टेड पे स्लिप को जानबूझ के गलत कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि देखिए जी, आपके साथ क्या हुआ था कि मैं आपको $20 पर आवर पे करूंगा, ठीक है जी, तो आपके बनते हैं 8 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, ठीक है जी, तो ये बन गया आपके कितने जनाब, 160। अब मैंने लिख दिया गलती से 260, अब 260 लिख दिया, $100 ज्यादा आ गया इसके अंदर, या मैंने इसके अंदर एक जीरो और लगा दिया, 1600 कर दिया, 1600। अब कोई देखेगा तो ओ सॉरी यार गलती हो गई, ये असल में यहाँ ओब्लिक डालना था, डाला, लेकिन अगर ना डाला तो ठीक है, आ गया 1600। अब वो $1600 आ गया, उसको 200 देने चले 160 की बजाय, तो बाकी का जो जो $1400 है वो अपनी जेब में डाल लें। तो ये भी एक तरीका है कि जान के मिस कैलकुलेट किया। और ये मिस कैलकुलेट आमतौर पे किस तरह करते हैं, ये करते हैं जैसे आमतौर पे होता है ना कि आप करते हैं कि लेट से 48 है तो 48 को 84 लिख दिया, तो इस तरह की गलती करते हैं ताकि ज्यादा गड़बड़ ना हो। तो ये होता है 8 6 था, 48 हो गया, तो 48 है तो 48 की बजाय 84 लिख दिया। तो अब ये जो है इसके अंदर ये होता है कि आमतौर पे नजरों से ओझलून के भी हो सकता है, हमारे भी हो जाएगा, तो ठीक है, मजा आ गया काम। तो इसको कहते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है मिस कैलकुलेट जानबूझ के करना, जीरो ज्यादा डाल दिया, फिगर ज्यादा डाल दिया और एक्स्ट्रा पैसे कैश में से स्नैच कर लिए। लेकिन जो असल फ्रॉड है, जो ओखा फ्रॉड है, वो है फिक्टिशियस मेंबर डाल देना। फिक्टिशियस मेंबर डालने का मतलब ये भी होता है कि बाज़ कहते हैं गूस्ट एम्प्लॉय डाल दिया है। गूस्ट एम्प्लॉय का मतलब ये है कि वैसे तो वो खाते में तो बंदा है, लेकिन हकीकत में वो बंदा कहीं भी नहीं है। तो वो अब कैसे हो जाता है, वो इस तरह हो जाता है कि मुझे जो है ICMAP वाले कहते हैं कि जो लाहौर का कैंपस है इसकी ना जरा हमने रेनोवेट करना है, तो रेनोवेट करना है, तो मैं कहता हूँ अच्छा जी आप ऐसा करें, मुझे आप जो है ना मेरी सर्विस चार्ज दे दें, जैसे कि मुझे मेरी कंसल्टेंसी फीस दे दें 1 लाख रुपया, ये 1 लाख मेरा, बाकी मुझे मजदूरों के पैसे दे दें, जितने मेरे लेबर लगेगी उतने पैसे दे दें। वो कहते ठीक है यार 1 लाख तुम्हारा हो गया, बाकी मजदूरों के पैसे हो। तो पहले दिन पूछते हैं अच्छा जी 8 दिन लगेंगे, कितने मजदूर लगेंगे जी, मैं कहता हूँ जी 32 मजदूर लगेंगे, 32। अब मैं 32 नाम दे देता हूँ और हर मजदूर के मैं 2000 रुपये पर डे चार्ज कर लेता हूँ, तो 64,000 आ गया मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने मजदूर लगाए मैं 8, यहाँ लगाए मैं 10, तो 22 मजदूरों की पे जो है वो अपने खाते में डाली या अपनी जेब में डाल ली, नाम लिखे में बंदे कोई भी नहीं, तो इसको बूस्ट एम्प्लॉय कह सकते हैं ना। तो ये भी एक तरीका, जबरदस्त तरीका। क्यों जी बच्चों को बात समझ आई? तो ये तरीका है गूस्ट एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय कोई नहीं है, नाम लिखा हुआ है। तो ये म्यूनसिपैलिटी के खातों में जब कहते हैं, या PHA पाकिस्तान हार्टिकल्चर सोसाइटी वाले कहते हैं कि चलो जी आओ जरा ये काम करना है, तो आप कहते हैं जी मुझे तो 1000 माली चाहिए इस काम के लिए। वो कहते हैं अच्छा यार 1000 माली की लिस्ट है, तो सारे मालियों के पैसे तो भेज दिया करेंगे शाम को, तो माली लगाए 400, अब 600 माली है ही, और उसके पैसे कहाँ जाए, नाम लिखा हुआ हनीफ, बशीर, जमील, सलीम, बड़े नाम डाल देते हैं, तो इसमें गूस्ट एम्प्लॉय आ जाते हैं। इसी तरह आपने हमारे पाकिस्तान रेलवे में देखा होगा, पाकिस्तान रेलवे में वो जो कैबिन होता है जहाँ से वो झंडी दिखाते हैं फिर गाड़ी चलती है, तो वहाँ पे आमतौर पे 8-8 घंटे के लिए 3 एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, लेकिन हर एम्प्लॉय के साथ डबल रखा हुआ है, एक स्टैंड बाय रखा हुआ है कि अगर कोई बीमार हो तो दूसरा बुला लिया जाए। तो एक कैबिन के लिए 6 एम्प्लॉयज रखे होते हैं, यही तो वजह है रेलवे बेचारा लॉस में जाता है। अच्छा, और फिर क्या होता है कि जब ट्रेन आती है तो फिर भी वो झंडी देने खुद नहीं आता, वो क्या करता है, वो बच्चे को कहता है कि पिशी जा बेटा जा और ये झंडी दे, वो भी ग्रीन की जगह लाल दिखा देता है और ट्रेन फिर रुकी होती है। फिर पता चलता है ट्रेन क्यों रुकी है, ट्रेन का ड्राइवर बेचारा हारन मारता, फिर वो देखता है ये झंडी गलत दे दी, ग्रीन देनी थी, लाल नहीं देनी। तो इस तरह से भी नहीं काम चलता। अच्छा, फिर एक तरीका जो है एक ज़माने में होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो वो एक साहब होते थे, वो सीनियर अफसर होते थे, तो वो उस ब्यूरो के पास अपना वर्कर नहीं होता, तो वो कहती है अच्छा जी आप ऐसा करें कि आप 3 वर्कर खुद ही रख लें, मसलन एक आप अपने लिए माली रख लें, एक आप अपने लिए कुक रख लें घर में, और एक आप जो है वो अपने लिए ड्राइवर रख लें। तो वो क्या करते हैं कि तीनों ही नहीं रखते, माली भी नहीं, कुक भी नहीं, ड्राइवर भी नहीं,
وہ کیا کرتے ہیں, اپنے گاؤں سے 3 آئی ڈی کارڈ لاتے ہیں اور وہ آئی ڈی کارڈ اپنی کمپنی کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ جو بشیر صاحب ہے نا یہ میرے ڈرائیور ہیں, اور یہ جو سلیم صاحب ہے نا یہ میرے مالی ہیں, اور یہ جو عتیق صاحب ہے نا یہ میرے جو ہیں یہ کیا نام دیتے ہیں یہ میرے کوک ہیں. اچھا, اور ان کی تنخواہ بھی جو ہے 20-25 ہزار ہے, تو 75,000 آ گیا گھر میں. اب وہ رکھے کوئی نہیں, وہ مالی گھاس کاٹنی بڑے بیٹے کو کہہ دیا, کھانا پکانا بیگم کو کہہ دیا, ڈرائیونگ خود کر لیا, 75,000 روپے وہ اپنی جیب میں ڈالتے جا رہے. اور مزاری کی بات یہ ہے کہ جن کے آئی ڈی کارڈ دیے ہوئے ان کو بھی کوئی تھوڑا بہت 1,000-2,000 دے دیا, کبھی وہ سیر کرنے لاہور آ گئے تو ان کو بھی دے دی. اور جب تک خود افسر صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی تینوں ریٹائر ہو گئے, ٹھیک ہے جی, ان کو بھی بلا لیا, بلا کے ان کو 15-20 ہزار روپے انعام دے دیا, ان سے سائن کروا لی, وہ پروویڈنٹ بھی خود لے لیا, چونکہ رکھی نہیں ساری زندگی, آئی ٹی کارڈ ان کا رہا, بلا دیا. اس طرح سے کر کے گوسٹ امپلائیز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جبکہ وہ ہوتے کوئی نہیں ہے, پیسے ان کو کوئی دوسرا لے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی جو فراڈ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہے پے رول فراڈ. اب پے رول فراڈ دیکھو کتنے زیادہ میں نے آپ کو پڑھائے. ایک پے رول فراڈ ہے جس میں ٹائم شیٹ فالسیفائی کر دیتے ہیں, وہ ٹائم لکھ دیتے ہیں. ایک ٹائم شیٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے اندر مس کیلکولیشن جان کے کر دیتے ہیں, اور ایک طریقہ کار ایسا ہے جس کے اندر کیا کرتے ہیں, امپلائی ہوتا ہی کوئی نہیں, اس کو کھاتے پہ اس کا نام ڈال دیتے ہیں, تنخواہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو اس کا ویسے ایک حال یہ ہوتا ہے کہ جو بیک سسٹم نہیں ہوتا سیلری کا وہ بنا دے, اس سے کافی کم ہو جاتا ہے یہ سلسلہ. لیکن یہاں پہ تو لوگ ہر سگنیچر بھی جعلی کر لیتے ہیں اور اتنا کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال بندہ بات کرے تو پولیٹیکل بات ہو جاتی ہے, اس لیے کرنی نہیں میں چاہتا. اچھا بچوں, اب آ جاتی ہے اسکیمنگ اسکیمز. اسکیمنگ اسکیمز یہ ہوتی ہے کہ فراڈ, بڑا فراڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹا فراڈ کرو. کیونکہ بڑی رقم میں سے جب بندہ چھوٹی رقم لیتا ہے نا تو وہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے جو اسکیمنگ فراڈ ہے یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اسکیمنگ فراڈ ویسے شروع ہوا اس زمانے میں جب آئی ٹی کا ریولوشن آنا شروع ہوا, اور اس وقت تک ڈیٹا بیسز اتنی آرگنائز فارم میں نہیں تھی. ایک پروگرامر نے ریٹن پروگرام لکھا ڈیٹا بیس کا, اور اس نے یہ لکھا کہ جی جب بھی ایک ٹرانزیکشن ہو تو اس میں سے 1 سینٹ, یعنی امریکہ کا 1 پیسہ .01 یعنی کہ 1 سینٹ جو ہے وہ میرے اس اکاؤنٹ میں چلا جائے, جو بھی اس نے نمبر دیا ہوا تھا اس میں چلا جائے. اب کسی کی ایک ٹرانزیکشن پہ 1 سینٹ کم ہو رہا ہے تو وہ تو نوٹس ہی نہیں کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان صاحب نے امریکہ سے افریقہ چلے گئے, اور افریقہ جا کے انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی رقم کیش کروائی. جب اتنی بڑی اماؤنٹ کیش کرائی تو اس وقت جو بھی آڈیٹر ہوگا یا کنٹرولر ہوگا اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو سمپل ایک پروگرامر تھا, اس کی جیب میں اتنے پیسے کہاں سے آئے. پھر اس پروگرام کا آڈٹ کرایا گیا. جب اس پروگرام کا آڈٹ کرایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ گڑبڑ اس کے اندر کی گئی. اب یہ وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی تھی اور آئی سی ایم اے پی کے جو لوگ ہیں ان کو آئی ٹی پڑھنا پڑی, ورنہ شاید آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اتنی ضرورت نہ پڑتی. چونکہ اب جو سسٹم آڈٹ ہوتا ہے اس کے اندر آئی ٹی سسٹم بھی آڈٹ کرنا پڑتا ہے, اور جب آئی ٹی سسٹم آڈٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فرگوسن میں, ڈبلیو پی سی میں, ارنسٹ اینڈ ینگ میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا کاسٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن کاسٹ اکاؤنٹنٹس کو ساتھ انہوں نے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں اسپیشلائز کرایا ہوا ہے, اور آگے بعد میں انہوں نے کمپیوٹر میں بھی ڈگریاں لی ہوئی ہیں تاکہ وہ جو آئی ٹی سسٹم کا آڈٹ ہے وہ بھی کیا جا سکے. تو یہ وجہ بنی تھی اس کے اندر کہ چھوٹی سی اماؤنٹ نکالے تھے. اچھا پاکستان میں اس کی کیا فراڈ ہے اسکیمنگ فراڈ کی؟ پاکستان میں اسکیمنگ فراڈ کی نا بڑے آسان سی اگزامپل پتہ کیا ہے. میں کسی زمانے میں میری یہ جو کلٹس بار کھڑی ہے نا اس کے اندر سی این جی لگی ہوئی تھی, اب تو میں نے سلنڈر ہی نکال دیا. تو سی این جی لگی ہوئی تھی تو وہاں پر اکثر یہ ہوتا تھا کہ میرا سلنڈر فل ہوا ہے 662 میں, یعنی 662 روپے میں. تو میں نے انہیں 700 روپیہ دیا, تو انہوں نے مجھے 30 روپے واپس دینے ہیں, اور انہوں نے اس میں سے جو ہے وہ 8 روپے خود رکھ لیں, 8 روپیز رکھ لینے. اس کے بعد میرے بعد کو بندہ آیا تو اس کا بیلنس بن گیا فرض کیجئے 671, تو اس سے انہوں نے 680 لے لیا اور 9 روپے اپنے پاس رکھ لی. اس طرح رات کو 8 روپے 9 روپے 2 روپے 4 روپے 6 روپے کرتے 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 رات کو جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ تقریباً 1,00,000 روپے میں چلا جاتا ہے, گون انٹو لیکس.
تو یہ ہوتا ہے اسکیمنگ فراڈ. چھوٹے سے چیز کے اندر آپ کرو گڑبڑ، اور ایسی گڑبڑ کہ جس کے اوپر دوسرا کیئر بھی نہ کرے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے تھوڑے 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 پیسے مل کے بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہوتا ہے اسکیمنگ فراڈ. اچھا، تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو ہاں، بڑا فراڈ جو ہے پکڑا جاتا ہے، چھوٹا فراڈ جو ہے نا اس کو عام طور پہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 5,000 کا نوٹ جب دیتے ہیں تو ہر بندہ چیک کرتا ہے. 1,000 کا نوٹ بھی اکثر چیک کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر 50 روپے کا نوٹ ہونا وہ کوئی چیک نہیں کرتا. تو میرے خیال میں کسی نے جیلی چھاپنا ہونا تو اسے چاہیے 5,000 کا بھی نہ چھاپے، 1,000 کا بھی نہیں چھاپے، 50 روپے کا نوٹ چھاپ. نہیں سوری یار، میں بات 10 روپے کا نہیں، یہ تو میں بات کروں کہ کل کو آپ میں سے کوئی کر دے اور میرا نام آ جائے. کسی نے کہا تھا آپ کے جی سر مبشر نے کہا تھا کہ چھوٹا نوٹ چھاپ دو تو اس کو پکڑے گا کوئی نہیں. تو بعد میں پتہ چلے کہ آپ پکڑے جائیں نہ پکڑے جائیں، میں غریب آدمی بجائے آپ کو پڑھانے کے کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوں. اچھا، دیکھ لو عثمان شیخ کہہ رہا ہے کہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے، یہ بہت شرارتی ہے. یہ آئیڈیا جو ہے نا، یہ آئیڈیا پہلے کسی نے لگایا تھا جناب، اور وہ لگایا تھا ایک بندے نے، پھر وہ پکڑا گیا تھا اور پھر بڑی اس کی پٹائی ہوئی تھی. اس لیے اس طرح کی جو کام ہے نا وہ نہیں کرنے چاہیے. اچھا، تو یہ بھی ایک چیز ہے. اصل میں بات میں آپ بتاتا ہوں، یہ آگے چل کے میں بات کروں گا. ریس ٹو مووی مجھے بڑی پسند ہے. اچھا بچوں، اب بات آ جاتی ہے اس کے اوپر، ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ فراڈ. بڑا اوکھا فراڈ ہے لیکن لوگ پھر بھی کرتے ہیں. اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ فراڈ جو ہے نا، یہ سیلز لیجر ایریا کا فراڈ. سیلز لیجر ایریا. اچھا، سیلز لیجر ایریا میں یہ فراڈ کرتے کیسے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں سیلز ہو رہی ہے، اور جو سیلز ہو رہی ہے نا اس کے اندر سیلز لیجر ایریا سیلز کا فراڈ ہے، اور ہوتا وہاں پہ ہے جہاں پہ عام طور پہ کیش یا چیک ریسیپٹس ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں، اور اینڈ سبسیکوینٹ ریسیپٹس ناٹ نیسیسری فرام دا سیم ڈیٹر اگینسٹ دا آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیٹ کنسیل دا تھیفٹ. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فرض کیجئے ہم برکس کا کاروبار کر لیتے ہیں. تو برکس کے کاروبار میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرک ہوتا ہے اینٹوں کا، وہ ہم بیچتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے نا. تو برکس کا جو ٹرک ہے وہ چلا جاتا ہے ایک بندے کے پاس، اور یہ برکس کا ٹرک چلا گیا اس بندے کے پاس، ٹھیک ہوگی بات. اب وہ بھیجا ہم نے اے کو، اے نے پیسے بھیج دیے اس کے، یا اس کی جو ہے وہ پیمنٹ بھیج دی. وہ پیمنٹ جو ہے کیشیئر صاحب یا سیلز پرسن ہیں مل گئے، انہوں نے جیب میں ڈال دی. تو اے کی پیمنٹ کہاں چلی گئی؟ آپ کی جیب میں. یہ چلی گئی آپ کی پاکٹ میں، کمپنی کے اکاؤنٹ میں نہیں گئی. اس کے بعد بی کو بھی ایک ٹرک گیا ہوا تھا، سی کو بھی گیا ہوا ہے، اور ڈی کو بھی گیا ہوا ہے. اب آپ نے کیا کیا کہ جو پیمنٹ بی سے آئی تھی وہ پکڑ کے اے کے اکاؤنٹ میں سیٹ کر دی. یعنی اے کا اکاؤنٹ ایڈجسٹ کر دیا بی کی پیمنٹ سے، بی کا اکاؤنٹ ایڈجسٹ کر دیا سی کی پیمنٹ سے، اور سی کا ایڈجسٹ کر دیا ڈی کی پیمنٹ سے. اس طرح آپ اکاؤنٹس بیلنس کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے جو مینیجر صاحب ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ ٹھیک ہے یار، پیمنٹ جو ہے وہ تو کرتا جا رہا ہے یہ بندہ، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. جب پیمنٹ ہوتی جا رہی ہے تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو 10-15-20 دن کا گیپ بیچ میں پیمنٹ کا آتا آ جائے گا، وہ پیمنٹ کر دے گا، وہ اٹھا کے ڈی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے. اس طرح ایک کارڈ مسنگ ہوتی جائے گی پیمنٹ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن پکڑے کہاں جائیں گے؟ پکڑے اسی طرح جا سکتے ہیں کہ یا تو ہماری جگہ ہم چھٹی کریں، کوئی دوسرا بندہ آ کے بیٹھے تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ بتائے گا مالک کو. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آڈٹ ہو جائے تو پھر پکڑا جا سکتا ہے. ادروائز کیا ہونا ہے؟ ادروائز یہ ہونا ہے کہ ان میں سے جو کسٹمر آگے بیچ میں سے ٹھیکیدار نکل گیا، وہ برک لینی چھوڑ گیا، ہم نے اٹھا کے بیڈ ڈیٹ اس کے کھاتے ڈال دینا ہے کہ جی وہ بندہ جو ہے نا وہ اتنے پیسے لے کے بھاگ گیا، میرے پیسے نہیں اس نے دیے. بجائے اس کے کہ ہم بتائیں کہ اس میں سے ایک پیمنٹ ہم کھا گئے تھے، وہ بیڈ ڈیٹ اس کے کھاتے ڈال دینا. جو کسٹمر آگے ریگولر نہیں رہے گا، ارریگولر ہوگا، ارریگولر ہوا تو اس کے کھاتے ڈال دیا. لیکن اس میں ایک نشانی ہوتی ہے. نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کرتے ہیں نا، وہ عام طور پہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے. چاہے بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، جتنا مرضی بخار ہے، وہ اپنی سیٹ پہ ڈیلی ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں کہا بھی جائے گا نا جی کہ آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے، نہیں ہم تو مالک کے بڑے وفادار ہیں، ہم نے سیٹ نہیں چھوڑنی.
कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, तो वो दिन रात जब तक ऑफिस बंद नहीं होगा बैठे रहेंगे ताकि कोई उनकी जगह ना आए। तो ये उनकी हैबिट होती है। तो हम कहते हैं कि दोबारा पढ़ लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मेथड फॉर फ्रॉड इन द सेल्स लेजर एरिया। तो ये सेल्स लेजर एरिया का फ्रॉड है, याद रखना है कि ये होता ही सेल्स में, ये सेल्स का फ्रॉड है। और इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली टीमिंग एंड लेडिंग इज अ थेफ्ट ऑफ कैश। इसके अंदर थेफ्ट ऑफ कैश होता है, चेक रिसिप्ट्स होती हैं जो आप चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद सब्सीक्वेंट रिसिप्ट्स और लाजिम नहीं उसी डेटर से किसी और से आ जाए तो वो क्या की जाती है, एडजस्ट अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट। तो वो हम एडजस्ट कर देते हैं अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो हम जो हमने थेफ्ट किया उसके अगेंस्ट हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं टीमिंग एंड लेंडिंग फ्रॉड। काफी फेमस फ्रॉड है इस एरिया का। तो ये आपको समझ आया बच्चों, टीमिंग एंड लेंडिंग काफी ज्यादा फ्रॉड देखने में आता है। हाँ, पाकिस्तान में तो फ्रॉड हर चीज में हो रहा है। वैसे ये हम पाकिस्तान को ऐसे ही कहते हैं, वैसे स्पेन के भी हालात ऐसे ही हैं। अफ्रीका के हालात तो हमसे भी बुरे हैं, अफ्रीका में तो इतने बुरे हालात हैं, कांट इमेजिन। मेरे मेरे एक डायरेक्टर हैं तो वो मुझे बताते हैं कि हम तो मॉरिशस तक गए हैं। वो कहते हैं कि जो है ना ये आगे बाल्टीमोर और इस सॉरी वो जो है बाल्टीमोर तो अमेरिका में वो जो आ जाती है आगे साइड जो सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट है, पीरू एंड दिस नहीं पीरू भी नहीं यार, एक मिनट उसका नाम कुछ बताया था उन्होंने मुझे। तो वहाँ पे तो ये हालात है कि एयरपोर्ट पे डाकू पकड़ लेते हैं आगे अंदर से, इतने पैसे दे दो तो छोड़ेंगे। तो बड़ा अजीबोगरीब फ्रॉड है वहाँ पे। अच्छा बच्चों, अब ये टीमिंग एंड लेडिंग को हम कर लेते हैं वाइंड अप। अब एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस कस्टमर। फिक्टिशियस कस्टमर इस तरह का होता है कि कस्टमर होता ही नहीं है, हमने उसका एक नाम डाला होता है कि जी मिस्टर जॉन जो है हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, और मिस्टर जॉन नामी बंदा है ही कोई, और वो जनाब जो है वो अपना ये जो रायविंड का इलाका है इसके पास इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो बिजनेस में कोई चक्कर नहीं है, अभी बस हमने खुद ही डाला हुआ है। और ये जनाब हमसे माल ले रहे हैं, बड़ा अच्छे के कस्टमर है, हम इनको क्रेडिट में माल दे रहे हैं, तो हमने क्रेडिट में माल भेज दिया इनको। अब जाहिर है वहां तो कोई था ही नहीं, वहां तो वो गडून भी जेली था, सारा कुछ जेली था। आपने वहां माल भेज दिया, माल वहां रिसीव हो गया, रिसिप्ट आ गई, मालिक को खुश कर दिया, लो जनाब माल बिक गया, आप पैसे आएंगे। लेकिन जब 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ क्रेडिट टर्म जो भी तय होती है, जब आप वहां जाते तो वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे कोई चीज नहीं, बल्कि वहां पे एक बाबा जी बैठे हैं और बकरियां घास चर रही। आप वहां जाके थे बाबा जी, वो यहाँ पे एक गोदाम होता था, नहीं पुत्र थे तो कोई गोदाम नहीं थी, यहाँ तो कोई गोदाम नहीं होता था, यहाँ तो शुरू से बकरियों को मैं पट्टे चढ़ाता हूँ। आप फिर आनोगे यार यहाँ पे था, लेकिन बट वो जो अंदर बंदा बैठा हुआ था उसने जेली जॉन क्रिएट किया था, जॉन नाम का बंदा ही कोई नहीं था। वो एक्चुअली वहां उसका कोई भाई बंधु खड़ा था जिसने आपसे रिसीविंग ली, आपको कैश दिया, और वो चंद दिनों के लिए उसने ब्रिक्स और वो मंगवाई थी, उसके अंदर उसने माल रखा, और जैसे ही माल आप दे के गए उसके बाद उसने वो माल बेचा और वहां से गायब हो गया। तो ये है इसकी कहानी। तो इसको कहते हैं फिक्टिशियस कस्टमर, ऐसा कोई कस्टमर होता ही नहीं। तो दिस इज कहते हैं दिस इज अ मोर एलेबोरेट मेथड स्टीलिंग स्टॉक। स्टॉक एक्चुअली तो आपने स्टॉक चोरी करना होता है। बोगस ऑर्डर आर सेट अप, बोगस ऑर्डर सेट किया जाता है, एंड गुड्स आर डिस्पैच ऑन क्रेडिट, और गुड्स डिस्पैच की जाती है क्रेडिट पे। द कस्टमर इज देन फेल टू पे, जाहिर है कस्टमर तो है ही कोई नहीं, वो तो फेल ही होगा ना पे करने में। तो फिर आप क्या करते हैं, इवेंचुअली उठाते हैं और उसको उठा के बैड डेट में डाल देते हैं, और उसका हल कोई नहीं। तो वहां पता चलता है वहां पे तो बंदा ही कोई नहीं है। तो इस तरह की फिक्टिशियस सेल भी क्रिएट की जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, इज वर्किंग इन सोनारी बैंक। तो इस तरह की सिचुएशन एक दफा उनके साथ लोन पे हुई थी कि उन्होंने किसी फैक्ट्री को लोन दिया और बाद में एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, तो वो शाम से बंदा आया ही नहीं। तो फिर उसको पूछा कि तुम कहाँ पे हो, कहते जी मैं यहाँ हूँ, यहाँ तो वो चीजें ही नहीं है जिनको जिस हिसाब से आपने मुझे कहा था कि यहाँ एक फैक्ट्री है, तो यहाँ तो किसी से पूछा फैक्ट्री नहीं है। तो कहता है अच्छा फैक्ट्री नहीं है तो चल तू फिर घर ही आ जा, सॉरी तू ऑफिस ही पहुंच जा, फिर वापस पहुंच जा। कहता है मैंने ऑफिस क्या पहुंचना है, मैं तो एक दरख्त पे चढ़ के बैठा हूँ। कहते दरख्त के ऊपर चढ़ के क्यों बैठा हुआ, कहता जी मेरे पीछे तो जंगली भैंसा पड़ गया और वो जनाब मुझे नीचे उतरने नहीं दे रहा, तो भैंसों के आगे लग के वो जाके दरख्त पे चढ़ के बेचारा बैठा हुआ। फिर वहां से बंदे भेजे, वो आके उस बेचारे को ले गए। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे ना कोई बंदा ना बंदे की जात, और ऐसे एक फिक्टिशियस आदमी की ऑर्डर क्रिएट किया, उसको लोन दे दिया। तो यहाँ पे ये तो लोन की बात है, इस तरह और बाकी चीजें भी दे दी जाती है। तो ये फिक्टिशियस कस्टमर की कहानी।
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ کلیوژن کر لیتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ کلیوژن کر لیتے ہیں. کلیوژن کا مطلب ہے ملی بھگت، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کیا، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں ملی بھگت. اچھا وہ کسٹمر ڈیزرو نہیں کرتا ہوتا نہ اتنا ڈسکاؤنٹ اور نہ اتنا وہ جو ہے پریویلیج، لیکن ہم کسٹمر کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور ہم مل کے اس کے ساتھ ایک مینیپولیٹڈ پرائسز کریٹ کرتے ہیں ڈیکریزڈ، اور کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے گڈس کی بیس پہ اس کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں، اور ایکچولی کسٹمر آپ کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور آپ اس سے بینیفٹ بعد میں شیئر کر لیتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے، سیلز مینیجر ڈائریکٹر کو ریڈیوس دا پرائس، وہ پرائس ریڈیوس کر دیتا ہے. چارج ٹو کسٹمر ان ریٹرن آف کٹ آف سیونگ. Alternatively, employee could write off the debts or issue a credit card note in return of financial reward, اور financial reward اس کو دے دیتا. اب وہ financial reward میں سے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ ریوارڈ حقیقت میں اس نے اس کو دیا ہی نہیں ہوتا، یا ان کو دیتا تو ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتے، تو اس میں سے وہ اپنا شیئر لے لیتا ہے، اپنا حصہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اکثر اس طرح کے فراڈ بھی ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کلیوژن ود کسٹمر. تو کسٹمر سے کلیوژن کر لیا جاتا ہے اور اس کو وہ رعایت دی جاتی ہے، وہ فائنینشیل ٹرمز دی جاتی ہے جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اور بعد میں اس میں سے حصہ لے لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ فراڈ کا. اب اس کے بعد ایک فراڈ ایسا بھی ہے جس میں ہوتا ہے کہ گاڑیاں یا ایسٹ ڈسپوز ہو رہے ہوتے ہیں اپنے ہی امپلائیز کے آگے. تو امپلائیز کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ بلاتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ کلیوژن وتھ کسٹمر. میں سمپل ذہن اس کی ایگزامپل یوں دے سکتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کسی کمپنی کا، فارماسیوٹیکل کمپنی کی میڈیسن بیچ رہے ہیں، تو آپ کسی میڈیکل سٹور والے کو اسپیشل سیل کریٹ کرنے پر کہتے ہیں جی انعام دینا ہے، انسینٹیو دینا ہے، لیکن حقیقت اس نے اتنی سیل کی نہیں ہوتی، اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو تمہیں انعام ملے گا نا، یا تمہیں جو انسینٹیو ملے گا اس کے اندر تمہیں فرض کر لیجیے کہ ہم ایک LED TV انعام کے طور پہ دلوا دیتے ہیں کمپنی سے، وہ بعد میں اس کو بیچ کے ہم آدھے آدھے پیسے کر لیں. تو حالانکہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا اور آپ پیسے آدھے آدھے کر لیتے ہیں. یا ڈسکاؤنٹ میں تمہیں کوئی 40,000 ہم ریفنڈ کرا دیں گے ان ٹرمز آف بیٹر سیلری ایوارڈ، تو اس میں سے 20 مجھے دے دینا، 20 تم رکھ لینا. تو اس طرح کی سچویشن. اب یہ تو اکثر آپ نے فراڈ دیکھا ہوگا نا کہ کمپنی جو گاڑی کی خریدتے ہیں تو کمپنی کی مالیت عام طور پہ اگر گاڑی کی مالیت اگر 10 لاکھ ہے تو جو اسیسمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنے ہی بلا لیا اور اس نے آگے کہا جی اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہے، اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، گاڑی تو بالکل فارغ ہے، تو یہ 2.5 لاکھ کی ہے، تو وہ 2.5 لاکھ کی آپ خرید لیتے ہیں، جبکہ اس کی قیمت مارکیٹ میں جو ہوتی ہے 10 لاکھ ہوتی ہے. تو امپلائیز اپنے آگے ہی خود ہی یعنی اس کی بڈ لگا کے اسے سستے داموں خرید لیتے ہیں، جبکہ وہ اتنی اس کو اوور ڈیپریشیٹ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اتنی ڈیپریشیٹ ہوئی نہیں ہوتی. تو بعض اوقات ایسا بھی فراڈ ہو جاتا ہے. بعض اوقات باقی گاڑیاں جو ہیں وہ ہوئی بھی ہوتی ہیں اس طرح سے کہ میں ایک دفعہ کسی عزیز کے گھر رہنے گیا تھا تو ان کے پاس بھی کلٹس ہی تھی. تو وہ کلٹس میں جب گیا تو انہوں نے مجھے دی چلانے کے لیے، تو میں نے چلائی تو اس دن بڑی خراب تھی، اس کے گھٹنے بھی آواز کر رہے تھے اور اس کے شاکس بھی کر رہے تھے. تو 2 3 4 دن بعد میں نے چلائی تو بالکل نہیں کی طرح تھی. میں نے کہا یار بڑی اچھی ٹھیک کرائی. وہ کہ نہیں ٹھیک تو نہیں کرائی. تو میں نے کہا ٹھیک کیسے ہو گئی؟ پھر پتہ چلا کہ ان کا جو بردر ان لا ہے نا اس کے پاس کلٹس تھی کمپنی کی، تو اس نے وہ کمپنی چھوڑنی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ کمپنی چھوڑنے سے پہلے اپنے بردر ان لا کی گاڑی ساتھ لے گیا، تو اس کے گھٹنے نکال کے اس میں ڈال دیے اور اس کے شاکس اس میں ڈال دیے، اور اس کے بعد وہ گاڑی فٹ ہو گئی تو اس کو لا کے گھر کھڑا کر دیا. تو اس طرح سے بھی لوگ بعض بات کرتے ہیں. بلکہ میری ایک گاڑی تھی، وہ لے گیا، کوئی ضرورت تھی اسے، تو جب وہ گاڑی گھر آئی تو تھوڑے دن میں نے چلائی تو ایک دن سٹارٹ نہیں ہوئی، تو گاڑی بالکل نہیں تھی، اپلائڈ فار گاڑی تھی. تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا، اپلائڈ فار گاڑی کو کیا ہونا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک سپوز تو ہے نا کہ گاڑی جب آپ نہیں لیتے ہیں تو 4 5 سال 6 سال ایک اچھا یوزر مکینک کے پاس جاتا ہی نہیں آئل وغیرہ چینج کرانے کے علاوہ. تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی. میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا تو اس میں پرانی سی بیٹری تھی، زنگ آلود بیٹری، کالی میلی بیٹری. یار بیٹری کہاں سے آ گئی؟ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار کمپنی والے تو اتنا فراڈ نہیں کر سکتے، چونکہ جب میں نے گاڑی خریدی تھی اس کے اندر ایک کمپنی تھی FP، اس کی بیٹری. تو میں نے کہا اس کے اندر FP کی بیٹری تھی. تو پھر میں نے پوچھا کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے ایک گاڑی ان کو دی تھی. میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار گاڑی آپ لے کے گئے تو بیٹری چینج ہوئی ہے.
हाँ 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 हाँ, रास्ते में एक गाड़ी थी हमारी, हम इकट्ठे जा रहे थे, तो एक गाड़ी जो पुरानी थी बेचारी, तो उसमें हुआ एक तो उसकी बैटरी भी पुरानी थी, वो स्टार्ट नहीं होनी थी, तो ये नहीं थी, तो हमने कहा ये तो पुरानी बैटरी से भी स्टार्ट हो जाएगी, वो बेचारी नई से भी मुश्किल से हो रही थी, तो इसलिए आपकी बैटरी हमने उसमें डाल दी और ये वाली इसमें डाल दी। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत अच्छा किया, अब अपने क्या हो सकता। फिर उसकी वो जेन्युइन बैटरी थी, सुना है कि जो नई बैटरी गाड़ी के साथ आती है 3-4 साल चल जाती है, वो फिर उन्होंने निकाल दी, फिर क्या हो सकता था, फिर बाजार से जाके एजीएस की बैटरी उसमें डाल दी। तो फिर नहीं, पहले मैंने एक साइड की डाली, फिर वो नहीं सही चली, वो भी फिर एजीएस की डाली। फिर तो वो 6 माह बाद ही एक साइड खत्म हुई, फिर उसके बाद से मैं एजीएस ही डालता हूँ। अच्छा बच्चों, तो इस तरह के भी फ्रॉड हो जाते हैं बात बात आपके साथ कि आपको पता ही नहीं चलता हुआ क्या है। अब आगे चलते हैं। तो एक फ्रॉड ऐसा होता है जिसके अंदर बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है और दूसरी तरफ पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। ये फ्रॉड दो रुखा है। इस तरह से दो रुख कैसे हैं इसके? इस तरह से कि मैं आपको इस फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि जो फ्रॉड है ये एक दफ़ा एक बंदा पकड़ा गया था। तो वो होता ये था कि वो केबल इंडस्ट्री थी। केबल इंडस्ट्री आप समझते होंगे, जहाँ पे केबल बनती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी की केबल होती है, तो केबल इंडस्ट्री थी, वहाँ पे केबल बनती थी। ब्रांड नेम नहीं बता सकता, ज़रा मजबूरी होती है। लड़का वहाँ पे पैकिंग सप्लाई करने जाता था। तो वो क्या करता था कि पैकिंग सप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ से एक मिलता है चीज़ जिसको कहते हैं, हम GRN कहते हैं। GRN होता है गुड्स रिसीव नोट। तो GRN मिलता है, गुड्स रिसीव नोट मिलता है। अब वो होता ये था कि जब वो यहाँ से निकलता था तो 500 पीस की पैकिंग लेके जाता है और वहां से 500 के 2 GRN ले आता है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 500 के कैसे ले आता है। बाद में पता चला, जब वो इंटरनल ऑडिटर ने देखा, वो भी वो ICMA क्वालिफाइड बंदा था, उसने पकड़ लिया। उसने कहा यार कहानी पता है क्या है, CMA क्वालिफाइड ने पकड़ा यार, उसने कहानी है भाई कि पैकिंग मटेरियल शॉर्ट है, GRN ज्यादा इशू हो रहे हैं। कहानी क्या है? कहानी है कि वो एक सही देता था और एक वो ज्यादा ले जाता था, और दोनों को ले जा के दोनों के साथ इनवॉइसेस अटैच करके दोनों का बिल कैश करा देता। अब माल आधा लेता था और आधा माल जो है वो देता ही नहीं था, और इनवॉइस 2 लगा के पैसे ले लेता था। अब अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड क्या है कि कंपनी जो पे कर रही है वो कर रही है पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड, यानी 500 रिसीव हुई हैं और 500 के 2 GRN हुए, तो ये तो नहीं ना रिसीव हुई, तो कंपनी पे कर रही है फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। और वो जो रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है बोगस सप्लाई ऑफ गुड कर रहा है, जबकि वो सप्लाई उसने की ही नहीं। तो अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये जी कि वो जो बंदा था, जब वो पिकअप उन्होंने पकड़ी, तो पिकअप के ऊपर माल गया है या लोडर के ऊपर माल गया है 500 पीस का। तो 500 पीस का माल दे के आया, वोचर 2 लेके आ रहा है, 500 के 1000 हो गया, तो दे 500 लाया, वोचर 1000 का लेके आया। मजेदारी की बात यह है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को बिठाया और पता किया, तो जो वैन वापस आ रही थी उसके अंदर कॉपर के 2 तोड़े भी पड़े हुए थे, वो बोटे भी 2 कॉपर की पड़ी हुई थी, और PVC के 2 तोड़े भी पड़े हुए थे। यानी फ्रॉड तो मल्टीपल रुख पे था। एक तरफ माल पूरा नहीं दे के आ रहा, GRN ज्यादा लेके आ रहा है, दूसरी तरफ अंदर से जो माल पड़ा वो भी चोरी करके साथ ला रहा है। ओए होए, बड़ा खतरनाक फ्रॉड था वो। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो बंदा था इधर से, वो भी बुरे वाले का था जो माल देने जा रहा था, और जो अंदर GRN बना रहा था वो भी बुरे वाले का। दोनों एक ही गांव के थे। बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे वाले के इलाकों को समझेंगे वो अच्छे नहीं होते, वो तो एक अचानक बात आ गई ना ऐसे। तो ये भी एक चीज होती है कि आप वो चीजों के पैसे मांग रहे हैं जो आपने सप्लाई नहीं की। तो इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं दुनिया में। और आम तौर पे बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं जी कि हमने ये ट्रेनिंग कराई, इसके पैसे दे दें, ये ट्रेनिंग कराई, इसके पैसे दे दें, और अक्सर वो ट्रेनिंग कराते ही नहीं।
या ट्रेनर को एज एन ऑनर बुला लेते हैं कि सर ज़रा आके आप ज़रा एक लेक्चर दे दीजिएगा, और उसके वोचर में पैसे डाल देते हैं जो उसने 20 या 25,000 चार्ज किया। तो ये अक्सर हो जाता है। मैं तो कहीं भी ट्रेनिंग देने जाऊँ, मैं इस बात को पहले क्लियर करता हूँ कि भाई ये मुझे बताओ, ज़रा डॉक्यूमेंट करके दो और सीनियर से साइन करा के दो कि जी ये वाकई फ्रीलांसर ट्रेनिंग है या वाकई इसके कोई फ़ायदा भी है। अभी मैं एक ट्रेनिंग देने गया था लास्ट वीक, तो लास्ट वीक एक ट्रेनिंग मैं देने गया, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज से बड़े मज़े की बात है, मैंने उन्हें पूछा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, तो उन्हें विजन भी नहीं पता। मैंने कहा आपके ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उन्हें मिशन भी नहीं पता। तो ये तो हंड्रेड्स ऑफ पर्सन हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ होती है मिस यूज़ ऑफ पेंशन फंड। असल में कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें परवाह नहीं होती। पेंशन फंड आमतौर पे कोई देखता ही नहीं है, और कुछ ऑपरेशन मैनेजर होते हैं जो बहाने बहाने से ना डायरेक्टर्स को मनाते रहते हैं कि सर ये पेंशन फंड में इतने पैसे पड़े हुए, जरा थोड़े से यूज कर लेते हैं फिर रख देंगे। वो फिर मना करते हैं, फिर वही तजवीज लेके चला जाता है। कभी ना कभी वो तजवीज अप्रूव हो जाती है कि अच्छा यार इसमें से निकाल लोगे 2 4 5 10 लाख रुपए निकाल लो। अच्छा, फिर वो क्या करता है, फिर वो ये करता है कि 2 4 5 10 लाख रुपए नहीं निकालता, वो साइन करके चेक करना तो बंदा भूल जाता है, वो पेंशन फंड ही खाली कर देता है। जब साल बाद ऑडिट होता है तो पता लगता है ना वो तो अकाउंट ही खाली पड़ा हो, तब तक वो साहब की पोस्टिंग कहीं और हो गई होती है, फिर अल्लाह जाने क्या होता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। अच्छा बच्चों, अब सवाल आ गया आपके सामने। सवाल क्या है जी? Lack of control over the following activities can lead to fraudulent activity of teaming and letting. जी, lack of control over which of the following activity can lead to teaming and letting. तो टीमिंग एंड लेडिंग इनमें से किस इशू पर कंट्रोल कम हो सकती है, ये अब आप बच्चों ने मुझे बताना है। आमना सदाकत ने डी का है, फरवा अकरम ने भी डी का है, मंसूर अंसारी ने डी का है, और उसके बाद जो है पुट योर नेम, नेम नहीं है इनका, इन्होंने डी का है। उस्मान शेख ने डी बोला है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ और भी बच्चे हैं, दानियाल ने डी बोला है, और फवाद है नाम, पुट योर नेम, तो फवाद में जो है वो उसने भी डी बोला। तो फवाद बेटे डिवाइस पे नाम अपना पुट अप करो। और बिस्मा अशरफ ने भी डी बोला है। तो वाकई सही है कि ये फ्रॉड जो है किसका है, सेल्स लेजर एरिया का फ्रॉड है। नॉन करंट एसेट्स वगैरह ये एक दूसरा इशू आ जाता है, टीमिंग एंड लेटिंग का ताल्लुक ही सेल्स के साथ है। दूसरा सवाल, which what is the term what is the term given to a method of fraud in the account receivable area by the cash or check receipts are stolen and theft concealed by setting subsequent receipt के पैसा निकालने और फिर subsequent पैसा जो आए या receipts आए उसको एडजस्ट कर दें अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डेट। ये कौन सा फ्रॉड होगा? तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ बच्चों के जवाब आने शुरू हो भी गए। तो इनमें से फवाद ने सी बोला है, और मोस्टली बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। तेजी से जा रहे हैं ऊपर आंसर, इसलिए मैं नेम ज़्यादा नहीं बोल पाया। तो ठीक है जी, कायनात भट्टी हैं, बिस्मा अशरफ हैं, और इन सब बच्चों ने सी बोला है, फरवा ने भी सी बोला है। तो ये इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल सही है कि जब एक पैसा एक जगह से आए दूसरा एडजस्ट हो जाए, तो यही तो डेफिनेशन है टीमिंग एंड लेडिंग। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी क्रिएट वल्नरेबल टू फ्रॉड? इसमें से कौन सी एक्टिविटी वल्नरेबल टू फ्रॉड है? कैलकुलेटिंग पे स्लिप्स, इस पे तो हमने देखा था। प्रिपेयरिंग डिलीवरी नोट अभी मैंने बताया कि उसने क्या किया, उसने जीएनएन ही गलत इशू कर दिया, तो ये भी फ्रॉड हो सकता है, ये भी हो सकता है। पेइंग सप्लायर इनवॉइसेस, सप्लायर की इनवॉइसेस को पे करते वक्त आप ज्यादा पे कर सकते हैं, इसका मतलब बजट नहीं फ्रॉड हो सकता है, बजट शो कुछ और कर दो, आगे काम कुछ और कर लो। तो मेरा तो ख्याल है इसमें हमें जवाब ये देना चाहिए फ्रॉड हर एरिया में हो सकता है। इसलिए उस्मान शेख ने और फिर शेख उस्मान ने और उसके बाद मंसूर अंसारी, फरवा, इन तमाम बच्चों ने डी को पिक किया और बिल्कुल करेक्ट पिक किया है, यही वजह है इसकी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following internal control might least effective in preventing fraud if staff are in collusion with customer? अगर स्टाफ मिल जाए कस्टमर के साथ, तो इसमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल है जो बिल्कुल काम नहीं करेगा? देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा सवाल है।
सिक्योरिटी तो काम करेगी, क्यों कि वो बंदा मिला है ना, सिक्योरिटी वाला तो नहीं पकड़ा है। जैसे मैंने जो फ्रॉड पिकअप वाला बताया था उसके अंदर गार्ड नहीं पकड़ा ना उसे, कभी 500 पीस लेके गया, GRN 2 ले आया, तो ये तो काम करेगा। ठीक है जी। दूसरी बात है सीक्वेंशियल नंबरिंग भी काम करेगी, कि जैसे एक GRN के साथ लगा हुआ है, एक इनवॉइस लगी हुई है, उसका नंबर हो रहा है, और दूसरे GRN के साथ जो लगी हुई है उसका नंबर हो रहा है, इसका नंबर 500 है, इसका नंबर 1501 है, तो ये फौरन पकड़ा जाएगा कि यार एक बिल 500 वाला आ रहा है, एक बिल 1501 वाला आ रहा है, तो दोनों एक 501 क्यों नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये बुक और है इनवॉइस की और वो बुक और है, तो उससे भी पकड़ा जाएगा, लिहाजा ये भी काम करेगा। ऑथोराइजेशन पॉलिसी भी काम करेंगी, कि हम किसी को अथॉरिटी दे देंगे तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, तो चीज काम नहीं करेगी। रिक्वायरिंग सिग्नेचर टू कंफर्म रिसीट्स, उसकी वजह ये कि वो खुद कस्टमर से मिला हुआ है, जब वो मिला हुआ है तो उसे साइन करने में क्या एतराज होगा, वो जब दिल चाहे साइन कर दे, 10 साइन करा लो उससे। तो इस यही वजह कायनात ने भी लिया है, बिस्मा ने भी, दानियाल ने भी, उस्मान ने भी, और इसके अलावा फरवा अकरम ने भी, और आमना सदाकत ने, इन तमाम बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। तो ये वो बच्चे हैं जो मेरे से पहले जवाब दे देते हैं, और जो इंटेलिजेंट है, और बाकी बच्चे जो है वो अनटेलिजेंट है। अच्छा, अब ये तो आसान सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉड, ये आपने मुझे बताना है। देखिए मैं चाय पी रहा हूँ, आपको सिप सिप की बात भी नहीं आएगी, इससे कमाल की बात नहीं है, चाय पीते ही ऐसे। तो तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन लिया है, फरवा ने, ठीक है, खालिद ने, अनवर खालिद ने, कायनात ने, बिस्मा ने, तमाम बच्चों ने बी ऑप्शन लिया। उसकी वजह ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि स्मॉल अमाउंट निकालो, डाइवर्ट करो लार्ज अमाउंट में से, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो ये है फ्रॉड का नेचर। अब चलते हैं, बात करते हैं एक तरफ मुकम्मल हो गए जिसके अंदर थेफ्ट ऑफ कैश एंड एसेट्स था। अब बात कर लेते हैं मिस इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अब सबसे पहली बात तो ये कि आप सब बच्चे सोचेंगे सर मिस इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं। देखिए बात यह है कि बात कंपनियां ओवर एवेल्युएशन ऑफ इन्वेंट्री करती हैं। उसकी वजह क्या है कि फर्ज कीजिए, एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो और हम ये कहें कि हमारे कंपनी के हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एसेट्स हैं और फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। इसका सिर्फ एक नुकसान होगा, कोई बता सकता है क्या नुकसान होगा? अगर मैं कहूँ मेरे पास एसेट्स भी बने और फाइनेंशियल पोजीशन भी मेरी बड़ी अच्छी, तो इसका एक नुकसान होगा। वो नुकसान क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? जी, आमना बच्ची बताएगी, पर बताए तो बंदा अमीर हो, कंपनी अमीर हो, गवर्नमेंट क्या करती है उसको? तो बंदा अमीर हो, बिल्कुल सही ने कहा है, और शेख उस्मान ने और फरवा ने के ऊपर टैक्स दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? टैक्स का बोझ डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक नुकसान होगा उसका, और वो नुकसान क्या होगा कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एक नुकसान, टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आप मेरे से पूछेंगे सर फिर फायदे क्या होंगे? जनाब फायदे इतने होंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं अभी बताता हूँ कितने फायदे होंगे इसको। देखो, एक फायदा इसको ये होगा, इसके शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। न्यू शेयर्स ये इशू करेगा, लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। ठीक है, कर्जा मांगेगा,
बैंक आपस में लड़ेंगे कि इसको लोन हमने देना है। ये क्या करेगा, बैंकों का आपस में कंपटीशन कराएगा। अच्छा भाई, जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर ज्यादा कर्जा देगा उससे हम लोन लेंगे, तो लोन भी में खूब मिलेगा। सप्लायर भी कहेंगे इसको माल देना है, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा सप्लायर भाई उससे लेंगे जो क्रेडिट टर्म लंबा दे। इस तरह इसको डेट और ज्यादा, इसको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट में माल मिल जाएगा। अब इधर से भी फायदा, इधर से भी फायदा और इधर से भी फायदा। बैंकों से लोन ले लिया, ठीक है जी, शेयर्स की कीमत बढ़ गई, वहां से नए शेयर्स इशू करके पैसा कमा लिया, कस्टमर से एडवांस बुकिंग के पैसे ले लिए, एडवांस बुकिंग के पैसे भी, माल बहुत बिक रहा है, चाहिए हमारा माल, तो पैसे एडवांस जमा कराओ। अब बताएं नुकसान क्या था, टैक्स देना पड़ा, वो तो कुछ इससे दे देंगे हम, टैक्स देंगे तो कागज दिखाएंगे ना इतना मुनाफा हुआ, ठीक है। लेकिन शेयर महंगा बेच दिया, सप्लायर से उधार माल ले लिया, कस्टमर से जनाब क्रेडिट पे पैसे इससे भी ले लिए एडवांस में, बैंकों से भी लोन ले लिया, और उसके बाद भाग जाओ। आप कहेंगे सर दुनिया में ऐसा काम कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये सारा जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारा उसी केस से लिया हुआ, उसको कहते हैं बड़ा मशहूर केस, उसको कहते हैं एनरॉन केस। एनरॉन केस जो है, ये केस है, मे बी आई एम स्पेलिंग रॉन्ग, देख लीजिएगा जरा नेट से। एनरॉन केस, ये पावर सेक्टर कंपनी थी अमेरिका की, पावर सेक्टर कंपनी अमेरिका की, बिजली प्रोड्यूसर से, बहुत बड़े बिजली के पावर प्रोड्यूसर थे। इन्होंने ऐसे ही किया कि अपने एसेट ज़्यादा शो किए, फाइनेंशियल पोजीशन अपनी अच्छी शो की, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा दिया, और उसके बाद सप्लायर से उधार पे माल लिया, बैंकों से कर्जा लिया, शेयर ज़्यादा बेचे, खूब बेचे, और कस्टमर से भी एडवांस पैसा पकड़ा, और उसके बाद सारी मैनेजमेंट जो है वो अफ्रीका भागी। इतना बड़ा केस है, ठीक है जी। तो माइट भी इस स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली पता है इसके, इसको एंडरॉन केस के नाम से बड़ी मशहूर कंपनी, आप देखिएगा जरा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें होता क्या है जी, कि इसमें ये होता है कि पहली बात ये है कि हमें चूंकि ज़्यादा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी है, तो इन्वेंट्री कहो जी कि ये तो हमारी बहुत शो करनी, जो डिलीवरी ऑफ कस्टमर को दिया वो भी रिमूव कर दिया, ताकि लगे कि स्टॉक में माल पड़ा हुआ है, और सप्लायर रिकॉर्ड रिटर्न से उनको भी जो है हमने मेलाफाइड कर दिया। सप्लायर रिटर्न टू सप्लायर मे नॉट बी रिकॉर्डेड, वो भी रिकॉर्ड नहीं किए, ताकि हमारी सेल ज़्यादा शो हो, और इन्वेंट्री, एब्सोल्यूट इन्वेंट्री को भी रिमूव नहीं किया, ताकि उसके भी पैसे बीच में आ जाए, और बैड डेट पॉलिसी जानबूझ के रीइंफोर्स नहीं की, जो कि बैड डेट निकल जाते हैं, बैड डेट्स रहेंगे तो ये भी एसेट का हिस्सा रहेंगे, उसका भी फायदा उठाया इन्होंने। इस तरह करके इन्होंने प्रॉफिट ले लिया मल्टीपल साइट्स। अब इसके अंदर होगा क्या, होगा ये कि ये वहां से पैसा कमाएंगे, फिर ये ठीक ठाक अर्निंग कर देंगे, तो इसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होती है। अब इसमें मिस इंटरप्रिटेशन दो तरह की होती है, याद रखिए। छोटी कंपनी हमेशा ये कहेगी हमें नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ, ताकि टैक्स बचा लें, क्योंकि छोटा चोर छोटी भी सोचेगा, छोटी चीज सोचेगा, और बड़ा चोर जो है ना, वो बड़ी चीज की तरफ भागेगा, वो तो टैक्स भी देगा, वो सारा कुछ देगा, क्योंकि उसने तो बड़ी गेम खेलनी है, इसलिए वो बिग गेम की तरफ जाएगा। छोटे बिजनेसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, टैक्स अवेजन करेंगे, टैक्स अवेजन के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है झूठा बना देंगे। लेकिन बड़े कारोबार जो है वो फिर बड़ी गेम खेलेंगे, और बिग गेम के लिए वो क्या करेंगे, वो जानबूझ के शो करेंगे कि हमारे जो मामला हैं वो बड़े बेस्ट जा रहे हैं, और उनको बेस्ट डील करके उससे पैसा कमा लेंगे। तो ये बच्चों के हमारे फ्रॉड्स। अब इनको पढ़ने के बाद बाकी के जो कंट्रोल्स हैं वो हमें समझ आएंगे कि यार ये लगाए क्यों गए थे, और अब आप दोबारा उन कंट्रोल्स को भी देखो जो मैंने पहले पढ़ाए थे, उनको भी जरा देखोगे तो आपको समझ आएगी यार ये कंट्रोल लगाए क्यों जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब मसला ये है कि कंट्रोल लगते हैं तीन चीजों के एतबार से। जो तीन चीजें क्या होती हैं कि सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि पोटेंशियल फॉर फ्रॉड है क्या। देखिए फ्रॉड जो होते हैं ना वो खाम खा नहीं होते, फ्रॉड की बाकायदा तौर पे ना एक पोटेंशियल होती है जिसकी वजह से फ्रॉड किए जाते हैं। तो फ्रॉड्स आर यू कैन से जो है तीन बड़े पोटेंशियल हैं इसकी वजह से फ्रॉड होते हैं,
اور یہ 3 بڑے پوٹینشیل جو ہیں اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ فراڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹیلنٹ چاہیے، اور وہ ٹیلنٹ یہ ہے آپ کو دبا کے ڈس ہونیسٹ ہونا چاہیے، یعنی آپ کو بے ایمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ فراڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں تو یو مسٹ بی ڈس ہونیسٹ، یہ کوالٹی آپ کو ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو شریف کہتے رہتے ہیں، حقیقت میں دوسری چیز یہ ہے کہ اپرچونٹی مل جائے، اور ایک تو بندہ فراڈیا ہو، اوپر سے اسے موقع مل جائے، اپرچونٹی مل جائے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ فراڈ کے پیچھے کوئی محرک یا موٹیو ہونا چاہیے، بغیر موٹیو کے کوئی فراڈ نہیں کرتا، تو اس کے پیچھے باقاعدہ موٹیو ہونا چاہیے۔ اگر ڈس آنیسٹی بھی اللہ نے آپ کو دی ہے، سوری ٹو سے، موقع بھی مل گیا، اوپر سے مقصد بھی آپ کے پاس ہے، تینوں چیزیں موجود ہیں، تو پھر تو فراڈ ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے کہ آپ فراڈ نہیں ہو سکتا، یا چلیں دونوں مل گئے، اپرچونٹی بھی مل گئی، ڈس آنیسٹی مل گئی، لیکن فراڈ 10 روپے کا ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، تو پھر فراڈ ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ فراڈ کے لیے 3 چیزوں ہونا ضروری ہے، جب تک یہ 3 چیزیں پوری نہیں ہوں گی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ 3 چیزیں پوری کیسے ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ ڈس آنیسٹ کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ کیوں ہوتے ہیں، دیکھیے لوگ ڈس آنیسٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے عام طور پہ، کبھی آپ نے سوچا؟ میرے نزدیک یا ہماری جو تھیوری ہے اس کے نزدیک جو ہے ڈس آنیسٹی جو ہے وہ لوگوں میں کیوں آتی ہے؟ دیکھیے اس میں ایک تو پرسنل فیکٹرز کا رول ہوتا ہے۔ پرسنل فیکٹر کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہائی نیڈ فار اور جب وہ کچھ بڑا نہیں کر پاتے تو پھر وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے لوگ جن کو اسٹیٹس اور سیکیورٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جو کمپیٹیٹیولی ڈیزائر رکھتے ہیں بڑی بڑی، اور جن کی نظر میں لو رسپیکٹ، ایسے لوگ فراڈ میں انوالو ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے معاشرے کا کلچر ہے۔ معاشرے کا کلچر جس کے اندر لو رسپیکٹ فار لا ہے، اور نتیجہ یہ ہے لو رسپیکٹ فار لا کا عالم اگر یہ ہو جائے کہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ مسجد سے جوتی اٹھا کے لے آئے تو بجائے اس کے کہ گھر والے اسے جوتیاں مارے، اسے اپریشیٹ کیا جائے، تو نے بڑا اچھا کام کیا یار، بغیر ہم نے جوتی بھی نہیں لی تو نہیں لے آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بندہ سگنل توڑتا ہے بچہ موٹر سائیکل سے یا کسی چیز پہ، تو لوگ اسے بری نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ اسے سمارٹ کہا جاتا ہے، اسے ایفیشینٹ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں قانون کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے کہ بچوں نے اپنی گاڑیوں پہ بائک کے پیچھے اکثر لکھا ہوتا ہے، گاڑی مہران کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اکثر ڈون از بیک۔ اب دیکھیں مجھے اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ڈون کو آپ نے کیا بنا دیا ہے، بچوں کو آئیڈیل بن گیا نا، پھر وہ تو ہر بندہ ڈون بننا چاہتا ہے کہ ڈون از بیک۔ تو کیا کیا آپ نے قانون کی عزت تو نہیں بنائی، آپ نے تو لوگوں کو ڈون بنانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈون نے اگر آنا ہی ہے تو کیا وہ مہران پہ بیٹھ کے آئے گا؟ یہ بھی بڑی بے وقوفی والی بات۔ تو اب بات یہ ہوگی کہ یہاں پہ لو رسپیکٹ فار لا ہے، جو بندہ چوری کرتا ہے اس کی عزت زیادہ ہے، گفٹ لینا، برائب لینا ایک عام سی بات ہے۔ سرکاری افسر کے گھر میں کوئی پیاز کی بوری دے گیا ہے، کوئی چاولوں کے توڑے دے گیا کسی جج کے گھر میں یا کسی گورنمنٹ آفیشل کے گھر میں، تو یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب معاملات تو غلط ہوں گے نا جی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی کا آغاز ایسے ہی ہوتا ہے، ایک پرسنالٹی کریکٹرسٹکس جہاں پہ سیکیورٹی اور ہائی نیڈ فار اچیومنٹ ہے، اور اس کے لیے حرام اور حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ ایسا کلچر ہے جس کے اندر قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، اور جو لوگ زیادہ مال والے ہیں ان کی عزت ہے، اور چاہے انہوں نے مال کسی بھی صورت میں کمایا ہے، ٹھیک ہے جی، تو بات ذرا غلط ہو جائے گی کہ اگر کوئی عورت ناچتی ہے تو وہ رقاصہ ہے، وہ طوائف ہے، اور اگر کوئی عورت جو ہے فلم میں ناچتی ہے تو وہ ایکٹریس ہے، اور پھر اس کی رسپیکٹ ہے، لوگ اس سے آٹوگراف لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے ایسے معاشروں کا کیا فیوچر ہونا ہے، تباہی کی طرف گامزن ہے جتنی تیزی سے کہیں. اچھا بچوں، اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن یہ ہے کہ کوئی بھی انسان غلط کام کرے یا صحیح کام کرے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک محرک ہوتا ہے، موٹیو ہوتا ہے، انسینٹیو ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ فراڈ کا ایک پوٹینشیل ریوارڈ ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک فراڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو 10 روپے یا 20 روپے ملیں گے تو آپ فراڈ کیوں کریں گے؟ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. لیکن ایک فراڈ ہے وہ آپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سال کی جو ہے وہ جیل ہو جاتی ہے، آپ وہ پتہ ہے کہ ہو جانی. لیکن 3 سال بعد کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو فراری پہ لینے آئے گی، اور جناب آپ کا جو ہے وہ بڑا سا بیڈ روم ہوگا، اس کے اندر گول بیڈ پڑا ہوگا، اور جیسے ہی آپ اٹھیں گے نوکر مخملی چپڑ لے کے آئے گا، مالٹے کا جوس لے کے آئے گا آپ کے لیے، باہر 4-6 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آپ باہر نکلیں گے تو لوگوں کی فوج آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. تو دیکھیے اس طرح کی جب لائف آپ کو نظر آتی ہے، رولز رائس، فراری، ٹھیک ہے جی، 3-4 گاڑیاں، کوئی 3-4 جو ہے آپ کے بزنسز، یہ وہ، تو آپ کہتے ہیں یار کر ڈالتے ہیں اس کو، ایک دفعہ کرنے ہی نا، اس کے بعد تو موج ہی موج. تو پوٹینشیل ریوارڈ جو یہ میٹر کرتا ہے کہ ریوارڈ کتنا، بعض اوقات ریوارڈ اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کسی چیز کے نیگیٹو کانسیکوینسز انسان کے لیے قابل قبول ہو جاتے ہیں. اب وہ نیگیٹو کانسیکوینسز قابل قبول کیسے ہو جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ جیب کاٹتا ہے، تو جب جیل جاتا ہے تو اس کو جو وہاں بڑا چودھری ہوتا ہے جیل کا، وہ کہتا ہے کدھر آیا، کہتا ہے جی جیب کاٹی، کہتا ہے دفع کرو اس کو سائڈ. لیکن ایک بندے کو پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا، کہتے ہیں جس نے 2 بندوں کا مرڈر کیا، اس کو لے گیا، یہ ہے بندہ جس سے بات کی. تو جس نے 2 قتل کیے ہوتے ہیں وہ بلیک بیلٹ 2 ڈاؤن ہوتا ہے، جس نے 3 کیے ہوتے ہیں بلیک بیلٹ 3 ڈاؤن، جس نے 10 کیے ہوتے ہیں بلیک بیلٹ 10 ڈاؤن ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے ڈاؤن ہوتا ہے بیلٹ اس کی رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، بلکہ بلیک بیلٹ 10 ڈاؤن جو ہوتا ہے، جس کو 10 15 20 قتل کیے ہوئے جیل کے اندر، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. تھانے جو جیلر ہوتا ہے وہ اسی طرح کی باتوں پہ مشورے کرتا ہے، اس کو وہاں پہ موبائل ملتا ہے، اس کو وہاں پہ سہولیات ملتی ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ یار کتنی عزت کا کام ہے، چلو میں بھی کر ڈالتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ رسپیکٹ ہے. بعد میں ایم پی ایم این اے آ کے آپ سے جناب آپ کے کندھے دبائیں گے، آپ سے کام لیں گے. تو یہ سچویشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ افورڈیبل ہوتی ہے. تو موٹیو 2 طرح کے، ایک ریوارڈ اچھا، دوسرا غلط کام کرنے سے نیگیٹو کی بجائے پازیٹیو امپیکٹ بن رہا ہے آپ کا، نیگیٹو نہیں پازیٹیو امپیکٹ بن رہا ہے. لوگ آپ کو چھیڑیں گے نہیں، اچھا یہ جو ہے جی یہ ریاض والا ہے، یہ جناب کوما کسائی ہے. تو یو سی the big names، یو سی اب آپ کہیں گے سر آپ کیسے پتا، میں حقیقت. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دہشت اور ایک نام آپ کا بنتا ہے. تو بندہ پھر کہتا ہے کہ اچھا ہے یار چلو یہ بھی ایک جو ہے صورتحال ہے. لیکن یہ ساری باتوں سے آج یہ نہ ہو کہ کل میں پیپر آئی سی ایم اے کا دینے جاؤں چینج کر دی، آپ نے لیکچر ہی اتنا اچھا دیا تھا کہ ہمیں موٹیویشن ملا، ہم نے کہا چھوڑ اس میں کچھ نہیں رکھا، اکاؤنٹنسی میں ہم یہ کام کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. اچھا بچوں، اب ہم بات کر رہے تھے کیا تیسری وجہ. دیکھیے 3 وجوہات تھی نا، ایک تھی ڈسونیسٹی، وہ ہو گئی. ایک وجہ تھی
क्या थी अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी ये है कि ये डिटेक्टेड, कर लो जो करना है, नहीं कर सकते, पकड़ ही नहीं सकता। क्या हाल? आपको शक को शोभा तक नहीं है, पकड़ेंगे तो क्या होगा? पकड़ेंगे तो आप कहेंगे मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक कर रहा था, ठीक है? पकड़ेंगे तो क्या है, मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक कर रहा था आपकी। और दूसरी बात जो है ना, रिस्क ऑफ डिटेक्शन एक्सेप्ट है कि ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो हम कह देंगे कि भाई मैं तो सिक्योरिटी लेयर चेक, और ठीक, जैसे वो हॉस्टल्स में रहे थे और ना पकड़े जाए तो कहते हैं हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम तो सीरियस से जाके भेज देते हैं मोबाइल। यू कैन सी दैट कि इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है बात कि जो है टीपू ट्रक्का वाला। so, anyway, आज एक काम आपने ऐड कर दिया, टीपू ट्रक्का वाला। हमारे इधर लाहौर में एक मौलवी लहू लुहान भी होता था। anyway, तो ये बच्चों बात ये है कि ये मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जो कि इस काम में पड़ जाते हैं। तो आपको पता है कि ये अनडिटेक्टेड चला जाएगा। तो अब ये तीनों बातें अगर आपको इंश्योर हो जाती हैं, यू गोन थ्रू एंड ऑल ऑफ थ्री थिंग्स आर कंफर्म कि डिसऑनेस्टी भी है बंदे में, उसकी जो हाथ है उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है, मकसद भी है उसके पास, एक फ़ायदा भी उसको नज़र आ रहा है और मौका भी मिल गया। अब अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई तो फिर तो फ्रॉड हो के रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो उस्मान भी एक नाम भेज रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूँगा नहीं, ये लेक्चर चल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। अच्छा, कल को ये ना हो तो फड्डा पड़ Google legal norms for free complete a sentence, कौन जो है इस सेंटेंस कंप्लीट करे? क्या ख्याल है बच्चों? तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल। तो बच्चों ने ए लिया है, उस्मान शेख ने लिया है, फरवा ने लिया है, मोहम्मद ज़ियान ने लिया है, और उसके साथ साथ आमना सदाकत ने भी 1 और 2 कह के ए ही पिक किया है। तो मोस्टली बच्चों ने ए लिया, बिल्कुल ठीक है। मोटिव भी होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर, और बिस्मा अशरफ ने भी ए लिया है, तो ये दोनों होंगी तो हम कहेंगे कि यस देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड इज देयर। तो ए ऑप्शन को पिक, हम यहाँ पे ए ऑप्शन को पिक करेंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये है कि अगर आप मेरे से ये कहें कि जी आप किस तरह से कहते हैं कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड आप करेंगे, तो अब यहाँ पे कंट्रोल्स की बारी आ गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिसऑनेस्टी को कैसे रोका जाए। डिसऑनेस्टी को रोकने के लिए हमारे पास एक हल ये है कि हम केयरफुल रिक्रूट करें, और जब रिक्रूट करें उसकी पॉलिसी ऐसी बनाएं कि हम उसके अंदर वेरीफाई करें बंदे का रिकॉर्ड, उसका सर्टिफिकेट, उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से, उसके कॉलेज, उसकी यूनिवर्सिटी से, ताकि ये हो कि जो इस तरह के लोग वो हायर हो ही ना। तो ये तो है, हमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी अच्छी कर लेते हैं जिससे हमें उसकी डिसऑनेस्टी का पता चल जाएगा। जहाँ तक मोटिवेशन का ताल्लुक है, उसमें दो, इसकी करियर एम्बिशंस का पता होना चाहिए कि करियर एम्बिशंस उनकी क्या है, वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब वो है ड्राइवर और उसकी जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो डीएचए में बंगला बनाएगा, इस तरह की एम्बिशंस होंगी, तो फिर इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कर लें कि उनकी एम्बिशंस कुछ और हैं, एक बड़ा गैप है उनके रिसोर्सेज और उनकी सोच में, तो डेट्स मेक सम सेंस कि ये लोग किसी वक्त इलीगल वे पे जा सकते हैं। और इसमें कोई हर्ज नहीं कि मौलाना तारिक जमील को, किसी अच्छे इमाम साहब को बुला के अगर हाई एथिकल लेक्चर, और किसी मोटिवेशन स्पीकर को बुला के हाई एथिकल वैल्यूज पे डिस्कशन की जाए तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये दो काम किए जा सकते हैं। डिसऑनेस्टी के लिए हमारे ख्याल में हमें चाहिए कि केयरफुल रिक्रूटमेंट करें, और मोटिवेशन के लिए एथिकल वैल्यूज़ को ज़ाहिर प्रमोट करें, और करियर एम्बिशंस का पता रखें।
لیکن مسئلہ ہے سب سے خطرناک بات یہ کہ چلے موٹیویشن بھی ٹریٹ ہوگی, ڈس آنیسٹی بھی ہوگی, اپرچونٹی کو کیسے روکا جائے. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو انٹرنل کنٹرولز اچھے رکھنے چاہیے. انٹرنل کنٹرولز کی ایک لسٹ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنل کنٹرولز, انٹرنل چیکس وغیرہ ٹھیک کرنے چاہیے. فزیکل کنٹرولز بھی لگانے چاہیے. فزیکل کنٹرولز میں نے پہلے بھی بتائے تھے, اس کے اندر یہ ہے کہ لاک لگاؤ, لوہے کے گیٹ لگاؤ, اس کے علاوہ جو ہے الارمس ٹھیک کرو اپنے, تو یہ بھی ہونے چاہیے. اور سیگریگیشن آف ڈیوٹیز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ کسٹڈی کسی اور کو دو چیز کی, سوری نہیں یہاں شروع کیا تھا, اتھارٹی کسی اور کو دو اپروول کی چیز کی, کسٹڈی کسی اور کے حوالے کر دو, اور ریکارڈ کسی اور کے حوالے کر دو, تو پھر فراڈ ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے. تو ایک انٹرنل کنٹرولز آگے, ایک فزیکل کنٹرولز آگے, ایک سیگریگیشن آف ڈیوٹیز آگے. اس کے ساتھ ساتھ آتھورائزیشن پالیسیز بھی بنائیں کہ جی آتھورائزیشن کے جو کام ہے آتھورائز بندے سے کروایا جائے, اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جیسے اکاؤنٹس وغیرہ کے معاملات ہیں, اگر اس میں کوئی اماؤنٹ کم یا زیادہ ہوئی تو آتھورائز بندہ ہی پھر اس کا ذمہ دار. اور پھر جو آپ انوائسز ہیں اس پہ کسٹمر سگنیچر لیں, اور سگنیچر کا اسپیسیمم اپنے ریکارڈ میں بھی رکھیں تاکہ جب چیک آئے تو پتہ چل جائے چیک کی کاپی سے کہ یہ چیک فلاں فلاں داؤد صاحب کا ہے اور وہ فلاں فلاں جگہ کے سی ایف او ہیں, تاکہ اس میں گڑبڑ نہ ہو. اور ایک بات اور بھی ہے کہ جہاں آپ ورڈ لکھوائیں, نمبر لکھواتے ہیں, وہاں ورڈ بھی لکھوائیں. دیکھیں آپ کو آپ کے والد چیک دیتے ہیں 100 پاؤنڈ کا, اور خالی آپ نے لکھا ہوا اس کے اندر کیا جی, نمبر لکھا ہوا, تو آپ لاہور آتے آتے یا کراچی جاتے آتے اس کے اندر ایک زیرو ایڈ کر سکتے, تو یہ 100 سے 1000 پاؤنڈ ہو جائے گا. اور آپ کا دل چاہے تو اس طرف ایک 1 بھی آپ احتیاط سے ایڈ کر سکتے ہیں, تو یہ 11,000 بن گیا. ٹھیک ہے جی, بلکہ 11,000 ہو گیا, کہاں سے 100 پاؤنڈ تھا 11,000 پاؤنڈ بن گیا. اب اگر اس کے ساتھ آپ کے والد نے لکھا ہوتا 100 پاؤنڈ اونلی, اب آپ اس کے اندر فارجری نہیں کر سکتے کیونکہ ورڈز لکھے ہوئے. تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنل کنٹرول جو بھی ہم پڑھ گئے ہیں وہ لگائیں, فزیکل کنٹرول لگائیں, لاکس لگائیں, بیرکس لگائیں, الارم لگائیں, سیگریگیشن آف ڈیوٹیز کریں. اس کے بعد آتھورائزیشن پالیسیز بنائیں کہ یہ چیز فلاں آتھورائز ہے, تو ہر بندہ وہ کام نہیں کرے گا, آتھورائز بندہ کرے گا, تو وہ پھر کل کو آپ کے سامنے آنسریبل بھی ہوگا اگر کوئی گڑبڑ ہوگی. اور کسٹمر سگنیچر بھی لیں تاکہ پتہ چلے کون سے پیسے, کون سا چیک کہاں سے آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈز بھی ایڈ کریں تاکہ فیگر کو فارجری کرنا آسان ہے, ورڈز کو فارجری کرنا دو چیزوں کو مشکل ہے. اس کے بعد وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کروائیں. مثال کے طور پہ میں نے بتایا تھا کہ ایک چیک آپ سائن کرانے آتے ہیں کہ سر یہ پرنٹر خریدا, ذرا چیک سائن کر دیں. میں کہتا ہوں یہ بھی کر دیتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ 4-5 چیزیں لگا کے لائیں. کون سی 4-5 چیزیں, یہ پتہ کر کے لائیں کہ اس کا جو ہے ریکوائرمنٹ کس سب ڈپارٹمنٹ نے دی تھی, وہ ریکوائرمنٹ ساتھ لگا کے لائیں تاکہ مجھے لے ریکوائر کس نے کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو آپ نے کوٹیشن مانگے تو کوٹیشن اور کوٹیشن کی سمری ساتھ لائیں تاکہ پتہ چلے کس کس سے کوٹیشن آئے تھے. اس کے بعد اس کا جو آرڈر بھیجا تھا وہ آرڈر کی کاپی جس نے آرڈر دیا تھا, اور پھر اس کے بعد جس کے پاس اس کی کسٹڈی ہے اس کا بھی ذرا لکھوا کے لائیں گے فلاں فلاں مینیجر کے پاس ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں یہ پرنٹر پڑا ہوا. اب ان ڈاکومنٹس کے ساتھ لگنے کے ساتھ اور ایکچوئل انوائس بھی ساتھ لے کے ہیں, تو اب دیکھیں اس کے ساتھ 5 ڈاکومنٹ لگے تو 5 گردنیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ ریکوائرمنٹ جس نے بھیجی تھی اگر غلط ہوا وہ پکڑا جائے گا, کوٹیشن جس نے بنایا تھا وہ پکڑا جائے گا, سمری جس نے بنا کے سائن کیے, آرڈر جس نے بھیجا تھا وہ پکڑا جائے گا. لہٰذا پرنٹر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ آرام سے سائن کریں. اور سیکوینشل نمبرنگ آپ کو یاد ہے وہ ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ میں کہاں سے پکڑے گئے تھے, پکڑے ایسا گئے تھے ایک انوائس کاٹی ہوئی ہے 500, ایک کاٹی ہوئی ہے 1501, اب اس میں 1000 کا فرق ہے, تو ایک ہی انوائس میں سے کیوں نہیں دونوں آ گئی, ایک ہی انوائس بک سے کیوں نہیں آئی, سیکوینشل نمبرنگ سے بھی پکڑے جاتے ہیں. اچھا ڈیٹ سے بھی اکثر فراڈ پکڑے جاتے ہیں کہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو گئی جی, یہ دیکھیے نا 500 کا جی آر این آپ نے ایشو کیا فرض کیجئے 27 جون کو, تو 27 جون کو ہی 500 کا دوسرا کیوں ایشو کر دیا آپ نے, ایسا کیوں نہیں کیا کہ 27 جون کو آپ 1000 کا ایشو کر دیتے 27 جون کو. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پھر یہ 27 جون کا ہونا چاہیے, 29 جون کا ہونا چاہیے.
پھر ٹھیک ہے کہ وہ 2 دن بعد آیا اس لیے وہ 500 کا علیحدہ یہ علیحدہ، لیکن ایک ہی دن میں 500 کے 2 GRN آئے ہیں تو پاگل تھوڑی کہ 2 دفعہ لوڈر یوز کرے گا، وہ ایک ہی دفعہ لوڈر کیوں نہیں یوز کرے گا؟ تو یہاں سے بھی پکڑے جاتے ہیں۔ پھر ہالیڈے انٹائٹلمنٹ جو ہوتی سال کی، وہ ضروری ہے کہ سال کی 16 چھٹیاں ہیں، یہ چھٹیاں لازمی دیں لوگوں کو، اس لیے چھٹیاں دیں تاکہ یہ آف پہ جائیں، جب یہ آف پہ جائیں گے تو دوسرا بندہ ان کی جگہ آ کے بیٹھے گا، اور اگر انہوں نے ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ کیا ہوا یا کچھ اور کیا ہوا تو وہ سامنے آ جائے گا کیا حال۔ اور اگر ہم ان کو اسی طرح ان حالات میں چھوڑ دیں تو پھر تو یہ فراڈ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، پھر تو آپ بالکل ہی اللہ کی آس پہ چھوڑ دیں گے اس کو۔ تو لہٰذا یہ سارے اسی طرح سے پکڑے جائیں گے اگر آپ انہیں کہیں کہ نہیں بھائی جو 16 چھٹیاں سال کی ہیں وہ آپ نے لینی ہے، مری جانا ہے مری جاؤ، سواد جانا ہے سواد جاؤ، یہ پیسے پکڑو جاؤ تاکہ تمہاری جگہ کوئی اور بیٹھے۔ تو ہالیڈیز پہ لازمی بھیجیں، اتنی اوبیڈینس یا اتنی سنسیئرٹی نہ رکھیں۔ تو یہ بچوں ہو گئے آپ کے جو چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے جو کہ سارے بچے میرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ پھر دیکھا جائے کہ کتنی سمجھ آئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کنسیڈر دا فالوئنگ ٹو اسٹیٹمنٹ، وہ کہتا ہے which of these option is are correct، اس میں سے کون سی والی کریکٹ ہے۔ پہلی ہے comprehensive system of control will eliminate the all fraud and errors، اور دوسرا employee working in the department other than account have no responsibility for reporting fraud۔ تو آپ کون سی والی اسٹیٹمنٹ کو صحیح کہیں گے، کون سی والی کو غلط کہیں گے؟ تو ہم یہاں پہ فروا نے کہا ڈی، دونوں غلط ہیں۔ اب کوئی اور بچہ جو اتنی ہمت کرے، جی بسما نے بھی ڈی بولا، بسما اشرف نے، فروا اکرم نے ڈی بولا، محمد زیان نے ڈی بولا، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈی کیوں بولا ہے، میں چیک کروں۔ دیکھیے ڈی اس لیے بولا ہے کہ ایک کمپریہنسو سسٹم آف کنٹرول ول ایلیمینیٹ دی فراڈ، فراڈ کبھی ایلیمینیٹ نہیں ہوتا، اس کے ہمیشہ چانسز ہوتے ہیں، یہ مینیمائز ہوتا ہے۔ اگر ہم ایلیمینیٹ کا کہیں گے تو پھر وہی بات ہو گئی، پھر کنٹرول آئندہ کے لیے ہم اپلائی نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے امپلائی ورکنگ ان دا ادر ڈپارٹمنٹ، کیا فراڈ صرف اکاؤنٹس میں ہو سکتا ہے، ایچ آر میں نہیں ہو سکتا، پرچیز میں نہیں ہو سکتا، سیلز میں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تو پڑھا ہے سیلز میں نہیں ہو سکتا، فراڈ کہیں بھی ہو سکتا، لہٰذا یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹ کیا ہیں، غلط۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے in a limited company or public it is ultimate responsibility of the dash to take reasonable step to prevent and detect fraud۔ تو کس کی ذمہ داری ہے جی ریزنیبل سٹیپس لینا؟ تو ایک بندہ کہتا ہے جی کہ جی شاباش، کیا آپشن لیتے ہیں آپ؟ میں یہاں اوپن کرتا ہوں ان کو۔ تو بعض بچے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے، آمنہ صداقت کہہ رہی ہیں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کی ذمہ داری بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے، چونکہ میں نے جب الیکشن ہوا تھا مجھے تو آڈیٹر کا نام بھی نہیں پتا تھا، میں کس کو ووٹ ڈال کے آیا تھا؟ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ووٹ ڈال کے آیا تھا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے ایسٹس کا دفاع کریں، چونکہ میں پبلک لمیٹڈ کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں، ووٹ میں نے جس کو ڈالا تھا اس کی ذمہ داری کہ میرے ایسٹ کا دفاع کرے۔ تو ذمہ داری بہرحال بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چوری چکاری ہونے نہیں دے۔ اب جو اس کے بعد آ جاتی ہے بات 10ویں، which two of the following stakeholder will be most directly affected if business overstate its financial position؟ اگر financial position overstate کی گئی تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا؟ جی شاباش۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اوورسٹیٹ آپ کرتے ہو تو اس میں نقصان جو ہوگا نا جی، اگر آپ کہیں جی سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوگا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ نقصان اس سینس میں اگر دیکھتے ہو آپ تو سٹاف کو اتنا فرق نہیں پڑتا، نہ کسٹمر کو فرق پڑتا، فرق پڑے گا ایک تو انویسٹر کو اور ایک پڑے گا سپلائر کو، کیونکہ اوور اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے سپلائر زیادہ مال دے دے گا ادھار پہ اور انویسٹر یا شیئر ہولڈر زیادہ انویسٹمنٹ کر دے گا، تو یہ زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ کسٹمر چونکہ obviously صرف پرچیزر ہے، فرق تو سب کو پڑتا ہے، سارے اسٹیک ہولڈر کو پڑتا ہے، لیکن انویسٹر اور سپلائر کو زیادہ فرق پڑے گا، اس لیے سی آپشن ہم پک کریں۔ 11 the incident of fraud indicates a weakness in، اگر انسیڈنٹ آف فراڈ ہو جائے تو کس چیز کی ویکنیس ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے انسیڈنٹ آف فراڈ ہوا ہے
तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट एक अलग बात है, सिस्टम प्रोसीजर एक अलग बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर एक अलग बात है। असल मामला है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल पुअर है, जिन्होंने इस मामले को आइडेंटिफाई होने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारा मामला गड़बड़ हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम आज का लेक्चर जो है इसको सम अप कर देते हैं। आप बच्चों से फीडबैक ले लेते हैं कि ये कैसा रहा। अगला टॉपिक हमारा होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे हम बात कर सकेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर में। ये लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह जुमेरात को। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ए और बी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम चलेंगे सी सेक्शन की तरफ, जो कि हमारे लास्ट 30% या 33% कोर्स है। अभी हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आज का लेक्चर कैसा रहा, ताकि हम इसको सम अप कर सकें। तो सबसे पहले जो ओपिनियन आई है मैं देखता हूँ जी। सबसे पहले कायनात की आई है, सुपर्ब कह रही हैं, और उसके बाद जो है आमना सदाकत भी ग्रेट कह रही हैं, और इसके बाद मंजूर अंसारी नाइस कह रहे हैं। नाइस के वजह पहले बिस्किट भी आया करते थे, अब नहीं आते। और इसके बाद जो है lecture was outstanding. Farwa Akram is asking about it, and similarly other student was asking that is excellent. And sir, in question 10 why not D correct? Let me see. मैं तो आप इसको देख लेता हूँ, एक मिनट पीछे जाते हैं, फिर देखते हैं कि डी क्यों करेक्ट नहीं है। ये रहा डी 1 and 3, वो 1 and 4 हो जाएंगे ना। तो 1 and 4 भी इसका मतलब ये होगा, आप कह रहे हैं कस्टमर का ज्यादा नुकसान होगा और उसके बाद नुकसान होगा किसका, सप्लायर्स का। तो जब कंपनी ओवर स्टेट करती है किसी चीज को, तो कौन से लोग हैं जो ज्यादा पैसा लगाएंगे? तो एक तो पैसा लगाएंगे शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा अच्छा आ रहा है, तो एक तो पैसा वो लगाएंगे, इसलिए उनका पैसा डूबेगा, यानी जिनको आप इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। तो एक तो इनका नुकसान होगा। दूसरा नुकसान होगा सप्लायर का, चूंकि वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए क्रेडिट में माल दे देंगे और बाद में वो पैसा हो सकता है उनका रिकवर ना हो, तो इनका नुकसान ज्यादा होगा। कस्टमर है, फर्ज कीजिए वो कार खरीदता है, तो वो तो कार लेके चला जाएगा, लिहाजा उसको इतना नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह स्टाफ है, स्टाफ ने तो अपनी हर महीने सैलरी लेनी है, तो उसको भी इतना नुकसान नहीं होगा। ज्यादा नुकसान इन दो एंटिटीज को होगा, एक इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट गलत फहमी में ज्यादा कर देगा, और एक सप्लायर होगा जो गलत फहमी से सप्लाई क्रेडिट पे दे देगा। कस्टमर तो अपनी गाड़ी लेके निकल जाएगा, आल दो नुकसान उसका भी होगा, और स्टाफ जो है वैसे मंथली सैलरी ले रहा है, इससे उसको भी इतना नुकसान नहीं होगा। तो आई होप बात समझ आ गई। क्वेश्चन 9 ऑडिट कमेटी। अच्छा, ऑडिट कमेटी की आप बात कर रहे हैं, तो ऑडिट कमेटी असल में बात ये होती है कि आप मुझे बताओ, अगर फर्ज करो मेरे पास कैप्को के शेयर हैं जी, मेरे पास किसके शेयर हैं, लेट से मेरे पास कैप्को के शेयर हैं। अब मैं कैप्को कंपनी में जाता हूँ, मैं शेयर खरीदता हूँ, मुझे पता है कैप्को का ऑडिटर कौन है? मुझे तो सर उसका नहीं पता। और ऑडिट कमेटी कहाँ होती है? ऑडिट कमेटी कंपनी के अंदर होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल एक ऑडिट कमेटी होती है जो कंपनी के अंदर होती है। शेयर होल्डर उसे नहीं जानता। शेयर होल्डर जब वोट डालने जाता है तो वो सिर्फ ये जानता है कि दो ग्रुप हैं, एक को न्याजी साहब, न्याजी नाम नहीं लेते, एक को जो है जमील साहब, और एक को जो है शकील साहब जो है वो हेड कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने इस ग्रुप को वोट डालना है या मैंने इसको डालना है? तो मैंने चूंकि वोट डाल दिया शकील साहब को, तो शकील साहब के जिम्मे मैंने लगाया कि मेरे जो शेयर है ना और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, इसका ध्यान आपने रखना है, आप मेरे एसेट्स के स्टीवर्ड हैं, लिहाजा आप ध्यान रखिए। क्लियर हो गई बात बच्चों? इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होगी। तो आई होप कि अब बात क्लियर है। देखते हैं जरा, ठीक है बात, ठीक है जी। तो ऑडिट कमेटी इज मोर इंडिपेंडेंट देन बोर्ड्स। ये बात जरा हम अगर जाके वहाँ डिस्कस करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, तो आपको पता चलेगा कि इंटरनली हमें पता है कि ऑडिट कमेटी जिम्मेदार है, लेकिन बाहर के लोग किसकी जिम्मेदारी लगाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हायरार्की देखो तो सबसे ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके नीचे फिर कमेटीज हैं। तो जो बाहर के लोग हैं उनको सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पता है, उनको कमेटी का कोई पता नहीं, लिहाजा हमारे नजदीक जिम्मेदार वो हैं जिनको हमने वोट डाल के सिलेक्ट किया था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूर हो सकता है कि ऑडिट कमेटी से कहा जाए भी इतना बड़ा काम हो गया तुम्हें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि जवाब दे कौन है वो है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि जो है लेट से पॉलिटिकल बात हो जाएगी, शुगर स्कैंडल हुआ, तो शुगर स्कैंडल हुआ तो हमने कैबिनेट को रिस्पॉन्सिबल तो नहीं डाला, हमने तो प्राइम मिनिस्टर पे जिम्मेदारी डाल दी।
یا چلے پرائم منسٹر اس کی کیبنٹ میں ڈال دیتے. لیکن ہم نے ایسا تو نہیں کیا کہ جا کے جوڈیشری پہ یا نیب پہ ذمہ داری ڈالیں. ہم کہیں گے وہ تو ہم تو نہیں ان کو نہیں جانتے, ہم نے تو ووٹ آپ کو دیے. اسی طرح اور کمپنی میں ہوتا ہے, جو چیز کرپشن میں جائے گی, جو چیز غلط ہوگی, ہم بورڈ آف ڈائریکٹر سے بولیں گے بھائی آئندہ تمہیں ووٹ نہیں ڈالنا اگر یہ کام تم نے صحیح نہ کیا. تو آڈٹ کمیٹی بھی سی ای او اور بورڈ آف کی اجازت سے ہی بنی ہے نا, تو لہٰذا ذمہ دار تو بورڈ آف ڈائریکٹر اور سی ای او ہی ہوں گے. کلیئر بچوں؟ تو یہ بات ہے. جب ہم ہاں انٹرنلی بورڈ آف ڈائریکٹر اس کا گریبان پکڑیں گے, بھائی تمہیں آڈٹ کمیٹی بنا کے دی تھی تو تم نے یہ کیوں نہیں پکڑا. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب دیکھتے ہیں, اب ٹھیک ہے فواد, کلیئر بھی؟ چلیں تو ٹھیک ہے, پھر آج کا لیکچر پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. سی یو انشاءاللہ آن تھرسڈے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اینڈ اللہ حافظ.